नमस्कार। आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ, मेरे लेखक मेरे सवाल श्रृंखला के लिए। हमारे साथ हैं आज हिंदी की जानी-मानी लेखिका, पत्रकार अनुवादिका और कई रूपों में हम जिनको जानते हैं, पसंद करते हैं, मृणाल पांडे। मृणाल पांडे जी से हम बातचीत करेंगे, उन सारे सवालों को मैं मृणाल जी के सामने रखूँगा एक-एक कर जो हमारे फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जो हमारे पाठकों ने, श्रोताओं ने, दर्शकों ने रखे हैं यहाँ फ़ेसबुक पर, उन सारे सवालों को मैं क्रमशः रखूँगा। मैं जानता हूँ कि मृणाल जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, सारे लोग उनको जानते हैं, सारे पाठक उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे भी पाठक हो सकते हैं जो एकदम नए हैं, जो नई पीढ़ी से आते हैं, जो शायद उस तरह से न जानते हों, उनकी सुविधा के लिए संक्षेप में मैं 2-4 वाक्यों में मैं मृणाल जी के बारे में उनको बता देता हूँ। मृणाल जी का जन्म 1946 में हुआ, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में। सौभाग्य की बात ये है मृणाल जी के लिए और हम सबके लिए भी इस बात को जानना रुचिकर है कि हिंदी की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक, बल्कि ये कहना चाहिए हिंदी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक, शिवानी जी की वे बेटी हैं। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया प्रयाग विश्वविद्यालय से। उसके बाद उन्होंने संगीत की पढ़ाई भी की और वाशिंगटन से चित्रकला और डिज़ाइन का की पढ़ाई भी की। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद में मृणाल जी ने 3 विश्वविद्यालयों में थोड़े-थोड़े समय के लिए अध्यापन का कार्य किया और फिर वे पूरी तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में चली गई। उन्होंने म वो सुनहरा दौर देखा है, बल्कि उस सुनहरे दौर की वो हमकदम रही हैं, जब हमारे देश में 2 साप्ताहिक पत्रिकाओं का जलवा था। हर घर में वो पत्रिकाएँ आती थी। एक थी धर्मयुग, जिसके संपादक धर्मवीर भारती होते थे और दूसरी थी साप्ताहिक हिंदुस्तान, जिसके संपादक पहले मनोहर श्याम जोशी होते थे, फिर थोड़े अरसे तक ये कहना चाहिए मृणाल जी उसकी संपादक रहीं। अ, साप्ताहिक हिंदुस्तान वाली पारी समाप्त होने के बाद में या साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हो जाने के बाद में उन्होंने दैनिक हिंदुस्तान या यूँ कहें कि हिंदुस्तान टाइम्स समूह में उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया और वो कादम्बिनी, नंदन, वामा इन तमाम पत्रिकाओं का संपादन भी किया और वो ये मैं मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हम जो मान लेते हैं कि ये पुरुषों की दुनिया है और पुरुष वर्चस्व का पूरा वातावरण है मीडिया के संदर्भ में, तो ये हम सबको इस बात को जानने में अच्छा लगेगा और खुशी की बात भी होगी ये कि हिंदुस्तान टाइम्स समूह की वो पहली महिला संपादक थी, जो पूरे समूह की संपादक थी। लेखन के रूप में एक लेखिका के रूप में अगर मैं मृणाल जी के बारे में ज़रा-सी बात करूँ तो 7 उपन्यास आपके आए हैं और ये भी मुझे कहना चाहिए कि केवल हिंदी में नहीं उन्होंने अंग्रेजी में भी लेखन किया है। आपके कई कहानी संग्रह आए हैं और नाटकों में भी आपकी दिलचस्पी रही है। मुझे याद पड़ता है कि हिंदी में कहानीकार, उपन्यासकार, कवि तो बहुत हैं, महिलाएँ लेकिन नाटक की दुनिया में उँगलियों पर गिनने लायक नाम है। मृणाल जी उनमें एक ऐसा नाम है जो कि नाटककारों की दुनिया में जिनको हम पहली पंक्ति के नाटककार कहते हैं। आपने बहुत सारे अनुवाद किए हैं और एक और जिस काम के लिए हिंदी की दुनिया आपको जानती है, पसंद करती है, वो है स्त्री विमर्श या स्त्री संबंधी अध्ययन को सबसे पहले आपने हिंदी में प्रस्तुत किया। उस दौर में जब स्त्री विमर्श को आने में थोड़ा समय हिंदी में बाकी था, एक मुहावरे के रूप में कहूँ या एक अ, विमर्श के रूप में जब वो नहीं आया था, उससे पहले मृणाल जी ने निरंतर स्त्री विषयक लेखन किया और ऐसे मुद्दों पर हम सबको संवेदनशील बनाने की कोशिश की, जिनकी तरफ पाठकों का ध्यान या हिंदी समाज का ध्यान कम जाता था। पिछले 2-3 सालों में आपकी बहुत उल्लेखनीय किताबें आई हैं। एक उनका छोटा-सा उपन्यास या लंबी कहानी जो भी उसे कहें, हिमुली हीरामणि कथा। एक उन्होंने संगीत से संबंधित एक किताब लिखी जो कि जिसको सब लोगों ने बहुत पसंद किया था, ध्वनियों के आलोक में स्त्री। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिन्हें बताना चाहिए लेकिन मैं उस समय को बचा लेता हूँ सवालों के लिए। मैं मृणाल जी का सबसे पहले तो इस मंच पर मेरे लेखक मेरे सवाल का जो ये मंच है राजपाल एंड सन्स के द्वारा हर इतवार शाम को 6 बजे किया जाने वाला, उसमें स्वागत करता हूँ और जो पहला सवाल आया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नीरज कुमार का ये सवाल है मृणाल जी
जिन्होंने जी ये पूछा है कि आपके जीवन की पहली प्रकाशित कहानी 21 वर्ष की उम्र में धर्मयुग पत्रिका में छपी थी। वही धर्मयुग जिसमें लोग छपने के लिए तरसते थे। जी। इस कहानी के लिखे जाने और छपने की क्या कहानी है? अब ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मैं उस वक़्त मेरी शादी हुई ही थी और हम लोग मध्य प्रदेश के एक छोटे से सब डिवीज़न नीमच में थे, जो राजस्थान के बॉर्डर पर था। आज शायद वो एक शहर बन चुका है, जिला बन चुका है। जिला बन चुका है। उस वक़्त वो एक सब डिवीज़न था और छोटा-सा जी। शहर था। और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, पढ़ाते-पढ़ाते फिर अचानक परमानेंट जॉब छोड़ कर के शादी हो गई और मैंने कभी इस तरह से प्लानिंग नहीं की थी। मेरे दिमाग में सिर्फ पढ़ाई-लिखाई को ही लेकर के कीड़े रेंगते रहते थे। मैंने शादी-ब्याह या घर गृहस्थी इस डायमेंशन में सोचा नहीं था। तो अचानक नीमच जैसे कस्बे में पहुँच कर के मुझको लगा कि मैं कहाँ आ गई। वहाँ पर रेलवे स्टेशन एकमात्र जगह था जहाँ पर की पत्रिकाएँ आती थीं। हमारे घर में तो तमाम हिंदी की पत्रिकाएँ आती थी, उनको पढ़ते-पढ़ते हम सब भाई-बहन बड़े हुए थे। तो इसलिए मुझे निरंतर प्यास रहती। मुझे आज भी याद है कि बुधवार के दिन धर्मयुग वहाँ बॉम्बे वाली मेल से आता था और बुधवार के दिन मैं वहाँ पहुँच कर के अपनी प्रति वहाँ से लाती थी। अच्छा, मैंने अपनी पहली कहानी लिखी, कोहरा और मछलियाँ उसका नाम था और वो कहानी मैंने बाय हैंड ही लिखी। उस ज़माने में टाइपराइटर वगैरह तो मुश्किल ही था घर-घर में होना। और लिख करके फिर मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट से धर्मवीर भारती जी को लिख दी और इतना ही लिखा उसकी प्रस्तुति पत्र में कि मेरी लिखी पहली कहानी है, पहली बार बहुत संकोच से आपको भेज रही हूँ, अगर अच्छी लगे तो आप कृपया इसको छापने का कष्ट कीजिएगा। उसके बाद अचानक उनकी चिट्ठी, हफ्ते भर के बाद मुझे हाथ की लिखी हुई चिट्ठी आई कि आपकी कहानी मिली और मुझे विस्मय हुआ कि इतनी अच्छी कहानी है, आप में बहुत प्रतिभा है, आगे भी लिखें तो अवश्य भेजिएगा। तो मैं तो बिल्कुल आसमान में उड़ रही थी। अच्छा, मैंने कहीं से उनको ये आभास नहीं होने दिया कि मैं शिवानी जी की बेटी हूँ। हालाँकि मैं शिवानी जी की टाइपिस्ट भी थी, उनकी एडिटर भी थी शादी से पहले तक और उनका सारा जितना भी मसौदा होता था जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो वो कहती थी हर हफ्ते लिख कर के वो भेजती थी डिकेंस की तरह से और वो कहती थी कि भारती जी को पोस्ट करते जाना। तो हमारे स्कूल के रास्ते में पोस्ट ऑफिस पड़ता था और मैं वहाँ पर वो पोस्ट मास्टर को दे कर के वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देती थी। तो हर हफ्ते ये क्रम चलता था। लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया, न भारती जी को भी पता नहीं था कि मैं उनकी, अच्छा शादी के बाद सरनेम भी बदल जाता है। तो मेरा शादी से पहले नाम पंत था, उसके बाद पांडे हो गया, तो कभी उनके दिमाग में ये बात आई नहीं। कई सालों के बाद जब मेरी माँ बॉम्बे गई एक बार, मेरा भाई वहाँ था, तो भारती जी के घर गई खाने वाने के लिए, पुष्पा जी से, भारती जी से उनके बहुत आत्मीय संबंध थे। तो मेरी मदर ने उनसे कहा कि अच्छा आपने मेरी बेटी की कहानी छापी। बोले हैं कौन सी बेटी, क्या बेटी? तो मेरी मदर ने कहा कि मृणाल। बोले वो आपकी बेटी है? तो मेरी माँ ने कहा हाँ। तो बोले अच्छा। फिर उनका मुझे फिर दोबारा पत्र आया कि मुझे शिवानी जी से मिलकर सुखद विस्मय हुआ, लेकिन मैं तुमको इस बात के लिए शाबाशी देना चाहता हूँ कि तुमने अपना परिचय मुझे उस पत्र में शिवानी जी की बेटी के रूप में नहीं दिया। तो ये मेरे लिए बहुत यादगार चीज़ है। अभी भी उनकी वो चिट्ठी मेरे पास रखी हुई है और वो कहानी छपी। वो तो जैसी भी थी ठीक है, 21 साल की उम्र में आदमी कैसी कहानी लिखता है, लेकिन वो मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था और अचानक मुझको लगा कि मेरे लिए बिल्कुल दूसरी स्पेस विंडो खुल गई है और उसके बाद फिर निरंतर लिखना चालू रहा। और फिर मैंने पहली कहानी जब सरिता में भेजी कमलेश्वर जी को, तो उसमें मैंने यही लिखा कि मेरी एक कहानी धर्मयुग में भी छप चुकी है। तो उस जमाने के संपादक सचमुच में पढ़ते थे नए हस्ताक्षरों को, नए लेखकों और उनका ट्रैक फॉलो करते थे। कमलेश्वर जी का भी हस्तलिखित पत्र मुझे आया, बड़ी सुंदर लिखाई थी कमलेश्वर जी की। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत हाँ, सुंदर। तो बिल्कुल मोती जैसे अक्षर में कि मृणाल जी स्वागत है हमारी बिरादरी में और आगे भी कुछ लिखें तो तब वो सारिका के संपादक थे, सारिका के लिए कुछ भेजती रहिएगा। उसके बाद फिर काफी सालों के बाद जब दिल्ली में मैंने करीब 83 के लगभग टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, तो दिल्ली में ज्वाइन किया, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ ट्रेनिंग लेना चाहेंगी, तो मैंने कहा मुझे भारती जी के अंडर ट्रेनिंग लेनी है। तो मुझे बम्बई भिजवाया गया और उनका जो गेस्ट हाउस था वहाँ रह के करीब 1 महीना
भारती जी ने मुझको ट्रेन किया, सब प्रोसेसेस समझाए। उस जमाने में तो वो कॉपर सिलेंडर में छपा करते थे धर्मयुग के फर में, और ऑफिस में कौतुक से भीड़ लग गई कि शिवानी जी की बेटी आई है, शिवानी जी की बेटी आई है। तो ये अब मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत क्लोज थी, और मेरी माँ हमेशा घर गृहस्थी और इस सब में अपने को लिपटाए रखती थी, एक तरह के कवच की तरह से। शी वॉज वेरी शाय ऑफ पब्लिसिटी, और मुझको हमेशा ये लगता था कि कितना समय बर्बाद करी इन बेकार के कामों में, तो इसलिए मेरे उससे झगड़े भी बहुत हुआ करते थे। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई ये कहता है कि आप शिवानी जी जैसी लेखिका की बेटी हैं, या आप शिवानी, और बहुत अच्छा लगता है। तो भारती जी ने बहुत प्यार से, जैसे अपने घर के किसी उसको करते हैं, वैसे मुझको ट्रेन किया, एक एक चीज ट्रेन की। वहाँ जो लाइब्रेरी थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, और उसके जो लाइब्रेरियन थे वो बहुत ही दुर्लभ लोगों में से थे, जो एक एक चीज पढ़ते थे, सहेज के रखते थे। उनसे परिचय कराया, फोटो लाइब्रेरी में परिचय कराया, फिर फेमिना की एडिटर जो उस वक्त बहुत बड़ी तोप हुआ करती थी, विमला पाटिल, उनसे मिलवाया। तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा, जैसे बहू छांटने से पहले सासें देखती हैं। फिर मुझसे कहा कि यू स्पीक इंग्लिश। तो फिर मुझे ताव आया, तो मैंने कहा आई वाज टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो फिर बढ़िया, अच्छा अच्छा, कम एंड हैव अ कप ऑफ कॉफी विद मी डार्लिंग, ये वो के एनीवे, वो अचानक वर्ग द्वार खुल गया मेरे लिए। तो एनीवे फिर बहुत प्यार से इसी मिले, से पर इसी फिर से जुड़ा जी जी, सॉरी मैं बीच में बोल गया। इसी हाँ, से जुड़ा हुआ एक सवाल और है, वो शायद कुछ बातें तो आ गई है, लेकिन कुछ आप और उसमें बताना चाहेंगी। सुंदर सुंदर शर्मा का सवाल है, प्रसिद्ध लेखिका की पुत्री होने की पृष्ठभूमि के साथ साहित्य में आने पर आपको कैसी प्रतिक्रियाएं मिली? देखिए, जैसे मैंने कहा कि भारती जी से तो बहुत स्नेह मिला, इसी तरह कमलेश्वर जी से, मनोहर श्याम जोशी जी से, हिमांशु जोशी जी से, इन सब लोगों से बहुत स्नेह मिला, क्योंकि इन्होंने बहुत सम्मान और स्नेह से मेरी माँ को छापा था। लेकिन जैसा होता है हमेशा साहित्य के फील्ड में, कुछ लोग थे जिनको लगा कि इनकी लेटरल एंट्री हो गई है, क्योंकि ये शिवानी जी की बेटी हैं और अच्छी संपन्न पृष्ठभूमि से आती हैं। आते ही से कुछ ही सालों के अंदर ये टाइम्स ऑफ इंडिया में संपादक बन गई, महिलाओं की पत्रिका की। तो उसको लेकर के चिंगोइयाँ होती थी। पर मुझको ये लगता है, अभी भी मेरा पक्का मानना है कि औरतों को बहुत अधिक इन सब चीजों को लेके कुढ़ते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुढ़न आपके अंदर तेजाब की तरह से खाती रहती है। एक कान से सुना, दूसरे से निकाला, और फिर अपने काम में लग गए। ये 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 फितरत मैंने पुरुषों से सीखी, क्योंकि मैंने देखा कि हम जैसे अपने स्टाफ में भी मैं देखती थी कि किसी यंग ट्रेनी को या किसी यंग सब एडिटर को अगर मैं बुला करके डांटूं और कहूं कि ये कॉपी क्या कबाड़ा लिखी है, तुम जाओ दोबारा लिख करके लाओ, हाँ मैम अभी लाता हूँ, आधे घंटे में वो उसको काफी सुधार करके ले आता था। किसी लड़की से कहा तो अनिवार्यतः थोड़ी देर बाद कोई उनका पुरुष मित्र आके मुझसे कहता था, मैम आज आपने उससे क्या कह दिया, वो बेचारी जब से आई है तब से फूट फूट के रो रही है। तो ये मैंने, पुरुष जैसे धूल झाड़ करके उठ खड़े होते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग यही होती है कि तुमको काम, नौकरी ज्वाइन करते हैं सबसे पहले पता करते हैं कि यहाँ पैकिंग ऑर्डर क्या है, किसके साथ ज्यादा दिखने में, किसके साथ ज्यादा बातचीत करने में प्रोफेशन में आगे बढ़ने की राह खुलेगी। लड़कियां पहले ही सहमी सकुची आती हैं, फिर उनको जो मिल जाए उसको लेकर के वो इतनी ओवरवेल्म हो जाती हैं, इतनी आह्लादित हो जाती हैं, हर चीज में थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते। मुझे लगता है अतिरिक्त विनयशीलता और अतिरिक्त उड़न दोनों से बचना चाहिए, नहीं तो आप क्रिएटिव हो ही नहीं सकते। और इसके अतिरिक्त आप सहज रूप से शक्ति का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। जो आदमी भीतर से कुड़ता हो, उसको शक्ति मिले तो उसका बुरा इस्तेमाल कभी ना कभी करेगा ही, चाहे राजनीति में हो चाहे साहित्य में हो। लेकिन जिसके अंदर आत्मविश्वास है और एक बड़ा फराख दिल है, वो व्यक्ति चाहे राजनीति में हो चाहे साहित्य में हो, वो संवर्धन का काम करता है, अपने साथ उगने वाले छोटे बिरुओं को छाया देता है, खाद पानी देता है, उगने का सलीका देता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि महिलाएं अब तरक्की कर रही हैं, आगे आ रही हैं, लेकिन उस रफ्तार या उस मात्रा में नहीं कर पा रही हैं जैसे पुरुष। उनको मुझे लगता है कि इन दो बातों पर गंभीरता से सोचना चाहिए। कोई जॉब करना या कोई नौकरी करना चाकरी करना नहीं है, ये हंसी खेल नहीं है। अगर आप सचमुच में लेते हैं
तो फिर एकलव्य की तरह आपके लिए सिवाय उस लक्ष्य के और कोई भी अर्थमय नहीं रहता। बिल्कुल। कि एक सवाल कर आपको आपके पुराने प्रशंसकों ने बहुत सारे सवाल किए हैं और अभी भी मैं देख रहा हूँ फेसबुक पर लगातार टिप्पणियां आ रही हैं, और उन टिप्पणियों में एक बात जो बार-बार कई लोगों ने लिखी है वो दूरदर्शन के आपके उस जमाने को याद किया है जिसमें आपने समाचार पढ़े थे, और उनसे उसी उसी प्रसंग से जुड़ा हुआ एक सवाल गणपत तेली ने पूछा है। उन्होंने लिखा है, हम आपको एक जमाने में दूरदर्शन पर समाचार पढ़ते देखते थे, जी। जिसमें जिम्मेदारी और गंभीरता होती थी। आज चंद पत्रकारों को छोड़ दें तो अधिकांश पत्रकार प्रस्तुति के बजाय बहस करवाते हैं, जो प्रायः निरर्थक, अनावश्यक और अप्रासंगिक होती है। इस नए परिदृश्य पर आप क्या टिप्पणी करेंगी? देखिए, मैं क्या टिप्पणी करूं, टिप्पणी उन्होंने जो की है मैं उससे सहमत हूं कि हल्ला बहुत हो गया है, बहसबाजी बहुत हो गई है, खबर बहुत कम हो गई है। लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि खबरें नहीं हैं, या इसकी वजह ये भी नहीं कि खबरची लोग अपने कार्यकुशल नहीं है, वो बेचारे लाते हैं, लेकिन खबरों की निर्मम सेंसरशिप जारी है। और टेलीविजन में अब आप लोग सब जानते हैं, ये खुला राज है कि कौन चैनल किस पार्टी को सपोर्ट करता है। और उनके पैनल डिस्कशन जो होते हैं वो एक तरह से वो ब्रह्मा की लिपि की तरह से अटल रहते हैं कि इसमें एक इस गैंग का आएगा, एक इस गैंग का आएगा, एक, तो वो गैंगस्टर फाइट में तब्दील हो जाती है। तो ये सही है कि आज न्यूज का फॉर्मेट ज्यादा आकर्षक है, ज्यादा आप उसको रंगीन देख सकते हैं, लेकिन उसमें आकर्षण के अलावा अब मनोरंजन ज्यादा आ गया है। हर एंकर या महिला एंकर एक तरह से इस तरह ग्रूम की जाती है कि उसकी खूबसूरती प्राथमिक हो। जैसे आप बीबीसी देखिए, उड़े उड़े बालों वाली अधेड़ उम्र की औरतें वहां धड़ल्ले से रिपोर्टिंग, और क्या बढ़िया रिपोर्टिंग करती हैं, क्या बढ़िया टिप्पणियां करती हैं। लेकिन एक हमारे ही यहाँ है, आपको बताऊं, मेरे दूरदर्शन छोड़ने की एक वजह ये थी कि एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट जो उस वक्त दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल थे वो आए, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, ये मुझको भी पता था, और मुझको ये भी पता था कि मेरी उनसे कतई राय नहीं मिलती। वो आईएएस बिरादरी से आए थे, और चूंकि आप जानते हैं कि आईएएस बिरादरी में काफी एक दूसरे के लिए जगह छोड़ने का रिवाज है, तो उन्होंने पहले मेरा जायजा लिया और फिर उसके बाद उन्होंने मुझको एक दिन बुलाया और कहा कि आपके तो हस्बैंड भी सर्विस में हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा जो आप कर रहे हैं वही मैं भी कर रही हूँ। तो वो मुझसे बोले कि आपको नहीं लगता कि अब आपकी काफी उम्र हो गई है, यू शुड हैंग योर ग्लव्स। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। सौभाग्य से उसी महीने की 30 तारीख को मेरा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा था, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होता है, हैंग माई ग्लव्स, आई प्रॉमिस यू। हफ्ते भर बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मैं नहीं गई। सुबह हल्ला मच गया दूरदर्शन स्टूडियो से, मृणाल जी आप नहीं आए। मैंने कहा मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, आप उनसे पूछिए, साहब से पूछिए। तो बोले कि नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझसे कहा था टू हैंग माई ग्लव्स। मैंने कहा, उनको वादा किया था कि मेरा जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा मैं आई विल हैंग माई ग्लव्स एंड वॉक आउट। सो आई वॉकड आउट। तो अब तो ना आपके ऊपर मेरा कुछ देनदारी बचती है, ना मेरी आपके ऊपर कोई देनदारी बचती। फिर अब मॉर्निंग न्यूज का, एक्चुअली उस वक्त में बहुत पास रहती थी दूरदर्शन के, तो अक्सर ये भी होता था कि कोई समाचार वाचक नहीं आ सका या किसी का गला खराब है, कुछ वजह हो, उनको पता था कि जब भी हम कहें तो दिन रात अपना सारा काम छोड़ के आ जाएंगे। तो और मुझे भी सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पब्लिक ब्रॉडकास्टर की अपनी एक गरिमा शालीनता होती है, और कम से कम उस समय तक मेरे ख्याल में हिंदी न्यूज़ के सबसे बढ़िया संपादक लोग दूरदर्शन में हुआ करते थे, और बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत बढ़िया कैमरामैन थे, और अच्छा वातावरण था कुल मिलाकर के। तो मुझे तनिक भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि ये सज्जन जब से आए थे तो मैं देख रही थी कि उनको तकलीफ थी मुझसे। तो मैंने कहा चलो चल तेरी तकलीफ निपटा देती हूँ एक ही झटके में। तो ये मैं फिर जब वार करती हूँ तो फिर मैं खुला वार करती हूँ, मैं पीठ में छुरा नहीं हूँ। चाहती थी तो मैं बहुत तरह से बहुत वो कर सकती थी, पर मेरी ये फितरत नहीं है। और मुझे लगा क्या इसमें पढ़ना, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पर्यावरण से छूटी। वापस गई मैं हिंदुस्तान टाइम्स, एंड टू हर ग्रेट क्रेडिट शोभना भरतिया से मैंने कहा कि भाई मैं फिर हाजिर हूँ, जाते वक्त आपने कहा था कि कभी करना चाहो फिर से वापसी तो मैं मुझे बताना। तो मैंने उनसे कहा मैं हाजिर हूँ, आप जब कहें तो मैं जहाँ कहें मैं ज्वाइन कर लूँ। तो वो मुझसे बोली कि हाँ हाँ हमको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो हिंदुस्तान की एडिटर है उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी है, मैं चाहती हूँ कि
आप उनके साथ कुछ दिन इंटरफेस करें और फिर आप ही संभाल लें। तो इस तरह से फिर मैं बड़ी सहजता से उधर चली गई। और दूरदर्शन के दिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लोगों से परिचय हुआ, अभी भी मित्रताएं हैं। लेकिन जिन सज्जन ने छुड़ाया वो बहुत बड़े ओहदे पर, इसलिए मैं पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। टीवी से अखबार में आप आ गए और अखबार से ही जुड़ा हुआ अगला सवाल है जो शंभू शरण यादव जी ने पूछा है। उन्होंने लिखा है, हम आपको उस दिन से जानते हैं जब हिंदुस्तान में रविवारी ये कॉलम आप लिखा करती थी, उस समय के बारे में सबसे यादगार घटना बताएं। कई यादगार घटनाएं हैं। अब 10 साल में रही वहाँ, तो जब शुरू शुरू में हिंदुस्तान में मैंने ज्वाइन किया बतौर संपादक, तो उस वक्त कोई 70,000 उसका टोटल सर्कुलेशन था। बहुत दयनीय हालत में अखबार था उसके। हालांकि लखनऊ का एक संस्करण था, पटना का बहुत अच्छा हमारा संस्करण था, लेकिन दिल्ली संस्करण और लखनऊ संस्करण काफी कमजोर थे। और इसको लॉटरी वालों का अखबार कहा जाता था, क्योंकि हिंदी अखबारों को उन दिनों अच्छे विज्ञापन नहीं मिलते थे, ज्यादातर लॉटरी के विज्ञापन छपते थे। तो धीरे धीरे जद्दोजहद करके वो स्थिति सुधारी और अखबार काफी सुधरा। बीच बीच में ये होता था कि लोग आते थे कि मृणाल पांडे जी से मिलना है, दरवाजा खोला के हैं आप तो महिला हैं? तो मैंने कहा क्या मैं आपके लिए पुरुष बोले हम तो मृणाल नाम तो बंगालियों में और बिहारियों में मृणाल कांति या मृणाल नाम तो पुरुषों का होता है। तो मैंने कहा मैं क्या बताऊं, मैं लेखिका की बेटी हूँ, व्याकरण की गलती कर दी। तो ये भी होता था। फिर शुरू शुरू में ये भी मेरा वो था कि कई लोगों को लगता था कि भाई पहली पहली महिला दैनिक की, तो जैसे लोग अजायब घर में सफेद शेर देखने जाते हैं, वैसे पत्रकार लोग टहलते हुए आते थे कि देखें कि कैसी कट रही है। और फिर सब मुझे बैठ के प्रवचन देते थे कि मुझे अपना काम कैसे करना चाहिए। तो मैं बड़ी शांति से उनको सुन लेती थी, लेकिन मुझको मन करता था कि एक कंटाप लगाऊं इनके। मैं कोई आज की छोकरी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से इस धंधे को समझ रही हूँ। और उसमें जो नई चुनौतियां खुल रही हैं, उस वक्त कंप्यूटराइजेशन की आहट हो रही थी। हमारे यहाँ जो यूनियन थी वो कुछ जायज कारणों से, कुछ नाजायज कारणों से उसके विरुद्ध थी। तो हम अभिशप्त थे पुरानी मशीनें इस्तेमाल करने को, जबकि और हिंदी के छोटे अखबार खूब खर्चा करके नई मशीनें लगा के धड़ाधड़ अपने संस्करण बढ़ा रहे थे। तो इस पर मैंने फिर बबेला मचाया जैसी मेरी आदत थी। और अगेन हिंदुस्तान टाइम्स ने सपोर्ट किया। हिंदुस्तान टाइम्स के रीडिजाइनिंग के लिए जो एक मेक्सिकन महिला को बुलाया गया था, गैब्रिएला, उनको कहा गया कि तुम हिंदुस्तान को भी रीडिजाइन करो। मैंने कहा कि हमको पूरा का पूरा कलर हिंदुस्तान चाहिए। अभी तक हमको हर हफ्ते हर महीने विज्ञापनों के कारण मांगना पड़ता है कि इस बार ये वाला फर्मा कलर में कर दीजिए, ये वाला कर दीजिए। तो अब हम कंप्यूटराइजेशन के युग में जा रहे हैं, जब प्लेटें बनेंगी आप हमको पूरा का पूरा कलर में दीजिए। और मैं गारंटी करती हूँ कि हमारा 1 मिलियन सर्कुलेशन हो जाएगा सारे संस्करणों का। और वो हुआ। तो गाब्रिएला इतनी खुश हुई हिंदुस्तान में काम करके, उसको हिंदी नहीं आती थी, पर मैं और मेरी जो डिजाइनर थी अनीता, और हम लोग 4-5 लोग उनके साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, बैठ करके उस पर विमर्श किया, उनको समझाया भारतीय संस्कृति के बारे में, रंगों के बारे में। तो मैंने कहा जैसे हल्दी कुमकुम हमारे यहाँ एक मंगल का प्रतीक है, तो सारे हिंदी अखबारों की काली काली मास्ट हेड्स हैं, हम क्यों ना लाल मास्ट हेड रखें। तो फिर मैंने कहा लाल वैसा वाला लाल नहीं जो मार्क्सवाद की ध्वनि दे, हमको ऐसा रिच मरून चाहिए जैसे औरतें माथे पर बिंदी लगाती हैं। तो उसने वो हमारे लिए कलर मिक्स करके हमारे, तो ये सारी चीजें अपने आंखों के आगे होते देखना, ये अविस्मरणीय घटनाएं हैं। और जी फिर जी बार जब चल निकला, और जब जाती थी मैं, कभी पटना गई, लखनऊ गई, बनारस गई, और हर जगह जो पाठक और हमारी जो सेल्स टीम्स थी, हमारे जो वेंडर्स थे, एक बार मैं पटना गई तो उस साल वहां पर कुछ लालू यादव की बेटी में टाटा की शोरूम तोड़ करके कुछ कारें उड़ा ली गई थी शादी के गेस्ट्स के लिए। तो ये खबरें कोई भी अखबार नहीं छाप रहे थे। तो हमको पटना के रेजिडेंट एडिटर का फोन आया कि मैं तो नहीं छाप सकता हूँ, पर मैंने कहा कि ये तो बहुत शर्म की बात है, मैं साइंड एडिटोरियल फ्रंट पेज के लिए लिख रही हूँ इस घटना पर, आप मेरे नाम के साथ छापिए, कहिए कि संपादक का दबाव था, मेरे ऊपर डाल दीजिए, फिर मैं निबट लूंगी। वो लेख छपा। अगली बार जब मैं पटना गई तो वेंडर्स ने मुझसे कहा कि अगर उस दिन आपने नहीं किया होता हम हिंदुस्तान उठाना बंद कर देते। तो ये एक जुड़ाव हो जाता है वेंडर से लेकर के और सामान्य पाठक तक,
चाय की दुकानों में बैठ करके आप सुबह सुबह देखिए कि जब आपका अखबार खोल के पढ़ा जा रहा है, उससे बड़ी खुशी किसी संपादक के लिए कुछ नहीं होती। अभी अभी बहुत सारे लोग हाँ इस बातचीत को सुन रहे हैं, जुड़ गए हैं, और जो एक ताजा सवाल विनोद कुशवाहा जी हैं इटारसी से, उन्होंने पूछा है। और उन्होंने पूछा है कि मृणाल जी, क्या कारण है कि हम अक्सर स्त्री विमर्श की बात तो करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए वामा जैसे पत्रिकाएं अब देखने को भी नहीं मिलती। ये बड़ा जेन्युइन सवाल उन्होंने पूछा है। सही बात है, पत्रिकाएं ही देखने को नहीं मिलती। पत्रिकाओं का स्वर्ण युग था 60 से लेकर के और 80 के दशक के अंत तक। उसके बाद धड़ाधड़ एक एक करके जब टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े हाउसेस ने अपनी पत्रिकाएं, तो नंदन और कादम्बिनी को छाती में चिपका के मैं जमीन में लोटन कबूतर बन गई और मैंने कहा इनको मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये तो पत्रिकाएं बचा लीजिए। एंड टू हिज ग्रेट क्रेडिट के बिरला तब जिंदा थे, तो मैंने उनसे गुहार लगाई। मैंने कहा मैंने जब ज्वाइन किया था तो आपने मुझे अभयदान दिया था कि तुम्हें कभी कोई बड़ा प्रॉब्लम हो तो मुझसे सीधे बात करना, तो मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ। और ये दो पत्रिकाएं जो हैं ये आप लोगों के परिवार से जुड़ी हुई हैं। हिंदी की इतनी सम्मानित पत्रिकाएं, बच्चों के लिए हिंदी में पत्रिकाएं ही नहीं हैं। बोले हाँ मैं भी पढ़ता सही हूँ बात, रेगुलरली। सही बात तो है। उन्होंने कहा कि ये पत्रिकाएं कभी बंद, जब तक हिंदुस्तान निकल रहा है ये पत्रिकाएं कभी बंद नहीं होंगी, तो इसका श्रेय उनको जाता है। लेकिन सारी पत्रिकाएं एक एक करके बंद हो गई और महिलाओं की पत्रिकाएं वैसे ही उनके लिए ये जरूरी हो जाता था। अब जैसे बहुत सारी पत्रिकाएं थी, मैं नाम नहीं लूंगी, जिनकी की रीढ़ यही थी कि महिलाओं को सजने संवरने और खाने पकाने के तरीके हाँ बताइए, और हाँ फिर तमाम जो विक्रेता कंपनियां थी वो उनको अपने एड्स दिया करती थी। सबसे ज्यादा अंग्रेजी की बिकने वाली पत्रिका उस जमाने में हुआ करती थी विमेंस इरा, जो दिल्ली प्रेस की पत्रिका थी। फेमिना मीना सब बहुत कम से बिकते थे, विमेंस इरा सबसे ज्यादा बिकती थी, सरिता बहुत बिकती थी। और फेमिना भी इसलिए बिकती थी क्योंकि उसका ब्रांड इमेजिंग पूरी ब्यूटी पेजेंट सबसे जोड़ करके किया गया था। तो मुझे लगा कि हिंदी पत्रिका अगर ईमानदारी से निकालनी है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी पत्रिकाएं थी, ज्ञानोदय आपको या उनकी ज्ञानपीठ से निकलता था लेकिन उन्हीं की पत्रिका थी। और उस वक्त जो निकल रही थी जो दिनमान अज्ञेय और हाँ। वीर सहाय और इन सबके साथ जो दिनमान निकलता था, इसी तरह सारिका, धर्मियों, एक से एक पत्रिकाएं उनकी थी। वो जमाना ही बीत गया और लेखक संपादकों को 1980 के खत्म होते होते थोड़ी सी हे दृष्टि से देखा जाने लगा, और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ हिंदी के कुछ ऐसे संपादकों का था जो खुद लेखक नहीं थे लेकिन बहुत एम्बिशियस और पॉलिटिकली savvy थे, और उन्होंने हर तरह से हैकल किया। और इन संपादकों ने ये प्रथा चलाई कि संपादक आ रहे हैं तो 2 चमचे आगे चल रहे हैं, 2 चमचे पान बहार और उनके डब्बे उठाए, सेलफोन उठाए हुए पीछे चल रहे हैं, 4 अगल बगल हैं, अफवाहें उड़वा देते हैं कि गुरु जी ये करने जा रहे हैं, फलाना जी ये करने जा रहे हैं। और ये मुझे बहुत घृणास्पद लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये बहुत एक तरह की पाठकों को ठगने की तकनीक है। आपको इससे चाहे पर्सनली बहुत प्रगति मिल जाए, लेकिन आपकी पत्रिका या आपके पाठक को या आपके अखबार के पाठक को क्या मिल रहा है? तो एक तरह से हिंदी के संपादकों की कहिए दुनियादारी और कुछ हिंदी के पाठकों की गैर दुनियादारी, पाठकों और आलोचकों की। मुझे अच्छी तरह याद है 1996 में साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हुआ था और मुझे बहुत पीड़ा हुई क्योंकि मैं उसकी संपादक थी, और हमारी यूनियन जिससे मैं लड़ रही थी उन दिनों कंप्यूटराइजेशन के बाबत, उन्होंने एक बहुत ही मेरे बारे में कुप्रचार किया कि ये जो पत्रिका एडिट करती हैं वो बंद हो जाती है। देखिए मामा बंद हो गई और अब साप्ताहिक हिंदुस्तान भी बंद हो गया, अगर ये हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान भी बंद हो जाएगा। अरे तो तो ये सब धंधे अंदर से चलते रहते हैं, और इसकी ही वजह है कि हिंदी प्रिंट मीडिया का इतना बड़ा फुटप्रिंट है, इतने करोड़ों उसके पाठक हैं। यही चीज चैनलों के साथ भी है, इतने करोड़ों दर्शक उसके हैं, लेकिन जिस गरिमा और उत्तरदायित्व से उसको अपने दर्शकों पाठकों की चिंता करनी चाहिए, अधिकतर एंकर्स, अधिकतर संपादक, अधिकतर बड़े एडिटर्स का ध्येय ये रहता है कि हम किस राजनीतिक नेता और पार्टी के साथ एसोसिएट हो जाएं ताकि हमारी पीठ बची रहे, साथ ही हम कॉरपोरेट से भी अपना राब्ता बनाए रखें
ताकि हमको संपादकीय काम के लिए अच्छी तरह से मदद मिले और हमको एड्स मिलते रहें। अच्छा, और कई ऐसे मालिकान भी हैं जिनको इससे कोई आपत्ति नहीं है, अगर उनको ऐड मिल रहे हैं तो ठीक है भाई, आप अपने संपादकों का चयन इसी आधार पर करते हैं कि कौन है जो मायावती जी को सीधे फूल का गुलदस्ता देने उनके घर के अंदर जा सकता है। अगर ये क्राइटेरिया बन जाता है संपादक के चयन का, तो इससे आगे क्या बचता है। सही बात है। बहरहाल अगला सवाल मैं लूं, लेकिन एक बीच में याद दिलाता हूं, आपको भी उसका जिक्र अच्छा लगेगा। नैनीताल से एक पत्रिका निकलती है जो मैं नियमित रूप से पढ़ता हूं, उत्तरा, महिलाओं के द्वारा महिलाओं की पत्रिका, और छोटी सी पत्रिका, सच्ची लघु पत्रिका मुझे लगती है, और मैं उसका जिक्र मुझे यहाँ करना जरूरी लगा, इसीलिए मैं याद दिला रहा हूँ आपको। जी, जो अगला सवाल है, संपादक है शायद कुसुम नौटियाल। कुसुम नौटियाल नहीं, कुसुम नौटियाल नहीं है, उमा भट्ट हैं, और 4-5 शीला रजवार और 4-5 महिलाएं मिलकर निकालती हैं, द्वैमासिक या त्रैमासिक रूप में निकलती है। कभी देखने बहुत को अच्छी पत्रिका। अच्छा, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपको भिजवाएं। जय श्रीवास्तव जी का एक सवाल है जो कि इसी स्त्री वाले प्रसंग में ही है। उन्होंने लिखा है, स्त्री और दलित साहित्य के रचनाकार मुख्य धारा में ही लिखें, अलग अलग रखकर प्रतिनिधित्व करने से पाठक भी वर्गीकृत हो जाते हैं, जो साहित्य विकास को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः साहित्य में शोषण के विरोध में ही लेखन को अधिक स्वीकार्यता मिली हुई है। प्रश्न यही कि क्यों न ये वर्गीकृत लेखन बंद हो। बिल्कुल, मैं उनसे 100% सहमत हूँ। और एक बात और बता दूं जिस पर हम बहुत कम चर्चा करते हैं, वो ये कि वर्गीकरण में जितनी बड़ी भूमिका हिंदी के स्वनामधन्य आलोचकों की रही है, उससे बड़ी भूमिका प्रकाशकों की रही है, क्योंकि वर्गीकृत करके उनको अपनी किताबें बेचने में आसानी होती है। वो इस तरह से, जैसे स्त्री विमर्श क्यों फल फूल गया अचानक, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज में विमेन्स स्टडीज डिपार्टमेंट खुल गए। तो विमेन स्टडीज डिपार्टमेंट खुले तो उसमें अंग्रेजी के लिए भी, अंग्रेजी के प्रकाशकों ने भी फेमिनिस्ट उसमें अलग वर्गीकरण बना लिया, और हिंदी के प्रकाशकों ने भी स्त्री विमर्श का मैं देख करके दंग हूँ कि कैसी कैसी उसमें उस वर्ग में कहानियां या उस वर्ग में किस तरह का विमर्श देखने को मिलता है। और इस वर्गीकरण से 2-3 चीजें गड़बड़ हुई हैं, क्योंकि पहली चीज तो ये हुई है कि संकरण बंद हो गया है। मैं सोचती हूँ कि औरतें बहुत सारे और विषयों पर भी लिख रही हैं जो कि इतर हैं इस स्त्री विमर्श से, लेकिन वो स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं क्योंकि उनको अपने स्त्री होने पर गर्व है या उनको अपने स्त्री होने से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन वो संकरण अगर आप हटा दीजिए तो फिर उनको आप एक तरह से स्ट्रेट जैकेट कर रहे हैं कि स्त्री विमर्श के नाम पर स्त्री का। मेरे पास कहानियां आती थी अक्सर, और मैं इसलिए बहुत बदनाम भी थी, लेख और कहानी आते थे कि मैंने दहेज की ज्वाला से पीड़ित युवती पर कहानी लिखी है, आपको निश्चय ही पसंद आएगी। कि भाई क्यों पसंद आएगी, कहानी अच्छी हो तब पसंद आएगी, कहानी थर्ड रेट होगी तो स्त्री शोषक, किसी स्त्री के शोषक पर अच्छी कहानी लिखी हो, कहानी साहित्यिक हो तो मैं तो उसको छापूंगी। लेकिन साहित्य को वाद या विचारधारा से जोड़ने का ये जो दुराग्रह है, इससे साहित्य का भी बुरा हुआ है और विचारधारा का भी बुरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये वर्गीकरण बंद होना चाहिए, और जहां तक संभव हो लोगों को प्रमोट किया जाना चाहिए कि अगर आप इस विषय पर पढ़ना चाहते हैं, इस तरह की पुस्तकें पढ़िए जिसमें साहित्य भी शामिल हो, निबंध भी शामिल हो और शोध कार्य भी शामिल हो, लेकिन उसको फेमिनिस्ट साहित्य, फेमिनिस्ट शोध, फेमिनिस्ट प्रबंध ऐसे नहीं बेचा जाना चाहिए और न छापा जाना चाहिए। एक छोटा सा सवाल है भारत अनुराग जी का। उन्होंने लिखा है, उन्होंने पूछा है या टिप्पणी है या सवाल है, जो भी कहें, लेखन में स्त्री आज भी पीछे क्यों? देखिए, इसकी एक वजह तो खैर वो है जो आप हम सब जानते हैं कि औरतें बहुत लंबे अरसे तक पिछड़ी रहीं, और किसी भी पिछड़े वर्ग को जब समाज में आगे आने का मौका मिलता है तो उसका प्रतिरोध भी होता है, प्रतिघात भी लहर उठती है, और इसलिए उनको वो स्थान अचानक नहीं मिल जाता जो कि उनके समतुल्य पुरुषों को मिलता है। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये भी है कि महिलाएं अपने को कम करके थोड़ा आंकती हैं अक्सर, या फिर बहुत स्फीतिमय आंकती हैं और गलत जगह स्फीतिमय आंकती हैं। तो इसलिए उसमें ये हो जाता है कि आप या तो हमेशा नीर भरी दुख की बदली बन के IIC में मंडराती रहती हैं कि मुझे, मेरा इवैल्यूएशन सही नहीं हो रहा, मुझे कोई पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं करता है।
और या फिर आप बिल्कुल दोस्तबाश बन करके और 10 तरह के उपकृत करके जो हिंदी के लेजरस लेखक हैं उनके साथ आप चाय कॉफी पीती हैं और इस तरह से अपनी कहानियां छपवाती हैं, ये भी गलत है। मुझे लगता है कि इतना आत्मविश्वास लेखिका में भी होना चाहिए कि जितना कि एक अच्छे पुरुष लेखक में होता है। क्यों ठीक है। हम ये जिस आपने कहा कि वर्गीकरण, तो लैंगिक वर्गीकरण भी एक महिला एक लेखक के लिए गलत है। मैं अपनी माँ को हमेशा देखती थी कि उनका एक बहुत सुंदर स्केच मेरे पास है, पेंसिल का बना हुआ, टैगोर ने बनाया था। तो उन्होंने मेरी माँ से कहा कि तुम्हारा इतना ऊंचा माथा है, जो मैंने भी इनहेरिट किया है, बोले कि तुम्हारे चेहरे का एक हिस्सा पुरुषोचित है, तो मैं तुम्हारा स्केच बनाता हूँ। तो वो छोटा सा स्केच उन्होंने बनाया और उसी क्लास में एक जापानीज लड़का था जिसकी बड़ी डेलिकेट चिन थी, और बोले ये माकी का देखो चिन वाला हिस्सा जो है वो कितना नाजुक है, किसी स्त्री की तरह से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्त्री पुरुष में कोई विभेद नहीं है। तो वो स्केच अभी भी मेरी माँ का छोड़ा हुआ मेरे पास है। तो इसी तरह से अवनींद्रनाथ टैगोर ने मेरी माँ से कहा कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि जब अर्जुन बृहन्नला बने थे तो उनका वेश कैसा रहा होगा। तो मुझे तुम जैसे, मेरी माँ की आदत थी कमर में हाथ रख करके, बड़ी सतर लंबी थी, सतर खड़ी होती थी और शी हैड अ रीगल ग्रेस टू हर। तो वो बोले कि तुमको देख के मुझे लगता है कि अर्जुन जब बृहन्नला बनता होगा तो तुम्हारी तरह ग्रेसफुली, क्योंकि वो भी धनुर्धारी था और तुम भी धनुर्धारी। मेरी माँ वहाँ स्टूडेंट्स लीडर थी और हॉकी की अच्छी चैंपियन थी और बहुत अच्छी मेधावी छात्रा भी थी। तो उन्होंने एक वाटर कलर स्केच बहुत सुंदर उनका बनाया है, सिर पर उष्णीश बांधे हुए अर्जुन खड़ा है, थोड़ी सी त्रिभंगी मुद्रा में, कमर में हाथ टिकाए हुए, और चेहरा उसका काफी कोमल है। वो मेरी छोटी बहन के पास वो सुरक्षित है चित्र। तो ये एंड्रोजाइनस क्वालिटी जो होती है वो हर लेखक में होती है। आप किसी कहानी सुनाने, एक इनफैक्ट ईसप का एक बहुत पुराना 7वीं 8वीं सदी का बना हुआ चित्र है, वो किसी स्पेनिश आर्टिस्ट का बनाया हुआ। उसमें आप ईसप को देखिए तो उसका जो चेहरा है वो स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी। बड़ी उम्र की बूढ़ियों को देखिए, बड़े उम्र के बूढ़ों को देखिए, स्त्री पुरुष का भी भेद मिट जाता है। उसी तरह जब हम लिखते हैं उस वक्त हम दोनों अपने को मान करके या समझ करके परकाय प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए आप ये पाएंगे कि कलाकारों में ये अक्सर होता है कि वो पुरुष कलाकार आपको थोड़े स्त्रैण लगेंगे और महिला कलाकार आपको थोड़ी सी मर्दाना दबंग लगेंगे, क्योंकि हमने अपने दिमाग में खांचे बना रखे हैं कि दबंगई पुरुषों से जुड़ी हुई है और कोमलता स्त्रियों से, जबकि ऐसा कला के क्षेत्र में कम से कम नहीं है। सही बात है, सही बात है। इसी इसी प्रसंग में एक सवाल और है पीयूष पुष्पम का। जी। पीयूष ने लिखा है कि वर्तमान दौर में स्त्री लेखन समाज को कितना प्रभावित कर पा रहा है और ऐसा क्यों महसूस होता है कि स्त्री लेखन के पाठक वर्ग भी स्त्री वर्ग तक ही सीमित है और उस पर टीका टिप्पणी भी उसी वर्ग से होता है। आज भी पुरुष वर्ग स्त्री लेखन को हल्के में क्यों लेते हैं, इसकी वजह क्या है? क्या उन्हें उस लेखन से डर है या लेखन ही हल्का है? आप क्या कहना चाहेंगे? दो चीजें, एक तो जी। ये भ्रांति है कि पुरुष वर्ग महिलाओं का लिखा नहीं पढ़ता, छिप छिप के चाहे प्रकट रूप से सब पढ़ते हैं, सबसे आप पूछिए सही सब। बात है, सही बात। अरे मैंने तो मार्केटिंग की स्टडी वामा की करवाई थी, तो ये स्पष्ट हुआ कि 75% प्रतियां पुरुष खरीद के घर ले जाते हैं। मुझसे कहा गया कि इसलिए क्योंकि पुरुष वही पत्रिका घर ले जाते हैं जिसको कि वो खुद पढ़ना चाहते हैं, दफ्तर ले जाएंगे तो उनको फिर पढ़ते हुए देखे जाने का भय होता है। तो इसलिए 75% महिला पत्रिकाएं जो हैं वो पुरुष लोग घर ले जाते हैं और वो माताओं बहनों के हाथ में देने योग्य होती हैं, इसका ध्यान रखा जाता है। तो ये एक भ्रांति है कि पुरुष नहीं पढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि ये सही है कि कई महिलाएं, जैसा कि मैंने कहा, कि वो अंदर से असुरक्षित होती हैं। उनको लगता है कि अगर लिखना शुरू करते ही 4-5 साल के अंदर आप इस्टेब्लिश नहीं हो गए, अगर आप जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में या ऐसे किसी बड़े लिटरेरी फेस्टिवल में नहीं दिखाई दिए, साहित्यिक सम्मेलनों में आपकी छवि नहीं बनी, तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आपका लेखन कोई वजन नहीं रखेगा। तो इसलिए वो फिर धड़ाधड़ धड़ाधड़ जैसे आया, बिना मेहनत, बिना किसी लंबे लक्ष्य के
लिखना शुरू करती हैं और अधिकतर महिलाएं एक अपने लिए गुरु जैसा पुरुष गुरु छांट लेती हैं और वहां से उनके लेखन में कई बार घालमेल होता है। संगीत में मैंने ये बहुत देखा, परवीन सुल्ताना इतना सुंदर गाती थी, आप सोच नहीं सकते हैं जब ये योगा थी। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने शादी की और अब उनके पति का उन पर इतना असर हो गया है कि उनका गाना ही बदल गया है। ये बहुत सारी और संगीत महिला संगीतकारों के साथ हुआ है कि बहुत सुंदर गाती थी, मैं औरों के नाम नहीं गिनाना चाहती हूँ, लेकिन उनके जो पुरुष गाइड थे या पति थे उनके असर से उनका पूरा का पूरा वो बदल गाने का स्टाइल। ये लेखिकाओं के साथ भी होता है। मुझे ये कहना है कि अंदर से आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जो लिख रही हूँ, उपच्छति में कोपी में समान धर्मा कालो हियम निर्वधि विपुलाच पृथ्वी, किसी न किसी दिन हमको पढ़ने वाले सही पाठक मिलेंगे, क्योंकि समय अनंत है, पृथ्वी निस्सीम है। अरे ये क्या, हमको टोकरा भर से क्या करना, हम मर खप जाएंगे, लेकिन हमारी पुस्तकें तो रहेंगी, उसको पढ़ने वाले सहृदय लोग तो रहेंगे। तो मेरे ख्याल में ये आत्मविश्वास महिलाओं में आ चला है, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा लेखन भी हो रहा है, लेकिन अभी काफी बड़ी तादाद में छोटे शहरों में खासकर जो मैं देखती हूँ महिलाएं जो आती हैं, वो ज्यादातर उनके अंदर एक आत्महीनता का भाव होता है और एक प्रकार का दुविधा अंदर से होती है कि मैं घर गृहस्थी की उपेक्षा करके या पति की बच्चों की उपेक्षा करके कैसे लिखूं, कोई मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये कुतरती हैं। मेरे ख्याल में पूरी तरह से स्वच्छंद होके, सारा मानापमान का भय छोड़ के, परिवार का भय छोड़ करके, उन्मुक्त होकर के जो लिखा जाता है वही टिकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बल्कि मैं इसी में थोड़ा-सा ये जोड़ देता हूँ, जब तक लेखन को अपनी प्रसिद्धि की कामना के साथ जोड़कर अगर कोई लिखेगा, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए वो ये सारा करेगा, तो दुर्घटनाएँ होंगी। लेकिन अगर जो आपने भर्तृहरि के जिस महान वाक्य का उद्धृत किया, आपको विश्वास रखना चाहिए, सबको विश्वास रखना चाहिए। ऐसा क्या है, हम नहीं, अभी नहीं आपको कोई देखेगा। और एक दूसरा उदाहरण भी है जो खराब उदाहरण है, सारिका की का आपने जिक्र किया ना, सारिका ने एक आंदोलन चलाया था, समांतर कहानी आंदोलन, आपकी आंखों देखी बात है। उसमें जो उस जमाने के शिखर थे, आकाश चढ़े कहानीकार थे, आज उनका कौन नाम जानता है, आज उनको कौन जानता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें बेईमानी रही होगी। मैं इशारा कर रहा हूँ खाली कि थोड़ा लेखक को अपने लिखे पर भी भरोसा रखना चाहिए। एक सवाल अभी-अभी पूछा है प्रतिभा रे ने, उन्होंने पूछा है कि, एक मिनट मैं निकालता हूँ। हाँ, उन्होंने पूछा है, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर स्ट्रगल इफ यू हैव फेस्ड एज़ अ राइटर बीइंग अ वुमन। कोई जो, अगर आपने कोई संघर्ष किया है तो उसके बारे में बताइए, महिला होने के नाते। जैसा मैंने कहा कि ठीक है, आई हैव स्ट्रगल्ड लाइक एवरी राइटर, not just as a woman writer. I have struggled like every writer. And I have struggled as a woman on a different plane altogether in my personal life. Whatever that has been happening there has not affected my writing at all. I have fought fierce battles, sometimes rightly, sometimes wrongly. Sometimes I have been misjudged, sometimes I have been rightly judged. I don't grudge that at all. मैं जैसा कहा कि एक कान से डाला दूसरे से निकाल दिया, लेकिन in my writing I have not compromised, and therefore I have not cared about people who oppose me. I told you, मुझसे दूरदर्शन में उन्होंने कहा कि आप छोड़ दीजिए, मैंने कहा मैं छोड़ देती हूँ, नुकसान आपका ही है। एनडीटीवी में उन्होंने मुझसे कहा कि आप हिंदी वालों को लेकर के इतनी मांगे करती हैं, इतनी तेज भाषा में चिट्ठियां लिखती हैं, ये गलत बात है, और अगर आपको ये नहीं पोसाता है आप छोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ। स्टार टीवी वालों ने फिर अपना एक एग्जीक्यूटिव मेरे पीछे दौड़ाया कि मृणाल की बैठक आप जारी रखिए, अलग स्टूडियो में रिकॉर्ड करा लेंगे। मैंने कहा नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। इतना लेखक में आत्मविश्वास होना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मरते दम तक कुछ ना कुछ करके कमा सकती हूँ और आश्रयी निर्भर हूँ। मैंने आज तक कभी भी किसी पर वित्तीय रूप से निर्भरता नहीं रखी। जब मैं छात्रा थी तब भी मैंने हमेशा स्कॉलरशिप से पढ़ाई की, अपने माता पिता के पैसे से पढ़ाई नहीं की। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर एक जज्बा हो और आपके अंदर आत्मविश्वास हो, यू शुड नॉट गिव अप।
और अगर आप गिव अप करेंगे तो फिर आप पर्सनल फ्रंट पर भी करेंगे, इधर भी करेंगे. So I prefer not to talk about my personal struggles that everybody has. These are big crosses that every woman, every man carries. And there is a fear of breakdowns and so on. Let that be. But on the writing front, I am supreme. I will not compromise, and I will bulldoze through anybody who dares to oppose me, because I know that I'm good. I know that I'm well informed, and I'm sure of my facts. प्रतिभा जी, by बिल्कुल the way, I love what you write. मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ. ये उड़िया की एक लेखिका है प्रसिद्ध प्रतिभा जी जी. जी 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 एक जी. सवाल आया है संजय कुमार जी का अभी अभी. उन्होंने पूछा है, मृणाल जी आप समकालीन किस पाश्चात्य उपन्यासकार कहानीकार से प्रभावित हुई? उस समय के किस वाद आंदोलन मुहिम ने आपके लेखन चिंतन विचारधारा को प्रभावित किया? ये देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि मैं तो सब विचारधाराओं में तैरने वाली मछली हूँ. मुझे कोई मैं देखिए, मूलतः हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है वो संकरण की रही है. चाहे भाषा के स्तर पर हो, चाहे विचार के स्तर पर हो, हर स्तर पर हम ये कह ही नहीं सकते कि हम कोई भी चीज 100% शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि संकरण हुए हैं, विविध संकरण हुए हैं. इतना बड़ा देश है, दक्षिण से उत्तर तक सब आपस में हलचल. बल्कि पिछले कुछ सालों से भाषाओं में, बोलियों में आदान प्रदान कम होने से तरह तरह की हिंदियां प्रभावित हुई हैं, और एक खास तरह की हिंदी को बढ़ावा मिला है, जो कि सिवाय पाठ्य पुस्तकों के और आलोचकीय वक्तव्यों के या साहित्यिक अकादमियों के और कहीं सुनी या बोली या पढ़ी नहीं जाती है. पाठक भी उसे पसंद नहीं करते. जो सहज एक चीज है, सहज समाधि भली, मुझे लगता है कि ये जैसे सिद्ध साहित्य है, बौद्ध जैन साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य है, ये सारा का सारा साहित्य संकरित भाषाओं का अपभ्रंश में है, ये अवधी में है, ये पाली में है, प्राकृत में है, ये ब्रज भाषा में है, अवधी में है, मैथिल में है, भोजपुरी में है. तो ये हमारे यहाँ ये जो दीवारें खड़ी कर दी गई हैं अलग अलग तरह की भाषाओं से या विचारधाराओं से अपलावित हो जाने की, वो लेखक के लिए काफी घातक होती हैं. तो मैं वैचारिक रूप से कुछ लोगों से प्रभावित हूँ, जैसे राम मनोहर लोहिया जी के लेखन से और उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित थी. जब मैं कैंपस में थी, इलाहाबाद में पढ़ती थी, जब हमारे कैंपस में वो आते थे, बोलते थे, तो मैं उनको अक्सर सुनने जाती थी. और उनके विचार, और वो बहुत मर्मी साहित्यकार भी थे एक तरह से, क्योंकि वो बिल्कुल साहित्यकारों के साथ बहुत अच्छा संबंध रखते थे. उस जमाने में बहुत सारे ऐसे राजनेता थे, जैसे द्वारकानाथ मिश्रा थे, डीपी मिश्रा थे, द्वारका प्रसाद मिश्रा. उनके साहित्यकारों से अर्जुन सिंह जी के समय तक ये रहा कि साहित्यकार और राजनेता के बीच में दास और अनुचर या प्रभु का संबंध नहीं होता था. एक सहभागिता, सहकारिता का, कि भाई तुम्हारे मोहल्ले में क्या चल रहा है, भाई आपके मिजाज कैसे, आपके मोहल्ले में क्या चल रहा है, बैठ करके उनसे बातें हो सकती थी. अब राजनीति भी इस तरह के संकरण से अलग हो गई. मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को पसंद करती हूँ जो राजनीति में होते हुए भी साहित्य की खोज खबर लेते रहते हैं, और साहित्य में होते हुए भी राजनीति के साथ हाथ मिलाते रहते हैं, लेकिन कभी भी उनको अपने कंधे पर हाथ नहीं रखने देते हैं. और ये हमारे बचे रहने की बहुत जरूरी शर्तें हैं. इसी तरह से राजेंद्र यादव मुझसे कहते थे, कितनी तरह की कलाएं सीखोगी, तो म्यूजिक अलग व कल. मैंने कहा, देखिए, बहुत सारी चीजें सीखने में कोई हर्ज नहीं है. हमारे यहाँ क्यों मशीनरी डेवलप नहीं हुई? क्योंकि बढ़ई का लड़का लोहार के लड़की से शादी नहीं कर सकता है. लोहार की लड़की की शादी पाल बनाने वाले से शादी नहीं हो सकती है. तो इतना विराट समुद्र होते हुए भी हमने कभी बड़े जहाज नहीं बनाए जैसे नॉर्वे में बने या कि जैसे मिस्र में बने, क्योंकि हमारे यहाँ वो वर्णाश्रम धर्म की और जातियों की जकड़बंदी और बेड़ियां सामने आ गई. तो साहित्य में संकरण जरूरी है, ताकि तरह तरह के विचार आए, तरह तरह की उपज आए, और तरह तरह के साहित्य से, अब आजकल जैसे मैं बौद्ध और जैन साहित्य पढ़ रही हूँ, तो उसमें जो कथाएं हैं वो अद्भुत कथाएं हैं, क्योंकि वो एक तरह से वेद बाह्य थे. तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमको नॉर्मल समाज द्वारा स्वीकृत साहित्य में मिलती हैं, उससे बहुत बाहर की चीजें मिलती हैं खुल करके उसमें.
कुप्रथाओं का या रूढ़ियों का या पाखंड का मजाक भी बनाया गया है। तो मुझे लगता है ये खुलना चाहिए, सब कुछ खुलना चाहिए। कला, साहित्य, संस्कृति, समाज, राजनीति, सब जब तक खुलेगा नहीं तब तक बंद कमरे में हम घुट जाएंगे। अभी आपने हिंदियों की बात की, तरह तरह की हिंदियों की बात की। एक सवाल मुझे लगता है वो सवाल पूछा है उदयपुर से एक बुजुर्ग प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर है नवल किशोर, जिन्होंने एक जमाने में कहानी उपन्यासों पर खूब काम किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि वो पटरंगपुर पुराण से उपजा होगा वो सवाल, क्योंकि आप सवाल सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। उन्होंने ये पूछा कि स्लैंग को समझने के लिए कोष्ठक में या अंत में शब्दार्थ दे दिए जाते हैं, जैसा कसप में भी हुआ, लेकिन कृष्णा सोपती जी के उपन्यासों में ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता, जिससे पंजाबी न जानने वाले पूरे पाठ सुख से वंचित रह जाते हैं। जरूरी नहीं कि लेखक ये काम खुद करे, प्रकाशक अपने संपादन विभाग से भी करवा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? ये विचारणीय, हालांकि मुझे लगता है कि हिंदी पट्टी में अब जब से ये नेट और ये टेलीविजन का विस्तार हुआ है और ये वीडियो का विस्तार हुआ है, तरह तरह की हिंदियां लोगों के कानों में पड़ रही हैं। इसलिए आप देखते हैं कि सबसे पहले जो छुटभैया आंदोलन उपजते हैं जिन्युइन किस्म के, वो फिल्मों से, बॉलीवुड की फिल्मों से उपजते हैं। अब पाताल लोक अभी आपने देखा होगा जो सीरियल था, उसमें कितनी तरह की हिंदियां थी, किसी ने भी उसकी भाषा को लेकर के कंप्लेंट नहीं की। कुछ जो बहुत उस तरह के लोग थे मर्यादावान, उनको लगा कि गालियां कुछ ज्यादा हो गई हैं, लेकिन बात ही वही है कि मेवात की जो हिंदी है उसके लिए कहते हैं अजब देश मेवात, यहाँ पहले गाली पीछे बात। तो अगर आप मेवाती भाषा या मेवाती पृष्ठभूमि की कहानी लिखें और उसमें गाली का एक शब्द भी नहीं आया, तो वो क्या जेन्युइन लगेगी आपको? मेरा मुश्किल होएगा। तो ये एक इंटीमेसी दिखाता है, शब्द और भाषाओं के साथ एक तरह की अंतरंगता दिखाता है। लेकिन नवल किशोर जी की ये बात सही है कि जो पंजाब से, जैसे दिल्ली तो पंजाब के बिल्कुल बगल का प्रदेश है और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में पंजाबी बसते हैं कि हमारी शायद दूसरी भाषा अब पंजाबी ही बन चली है। बॉलीवुड की फिल्मों के साथ भी यही हुआ है। लेकिन ये भी सही है कि बहुत सारे भाग ऐसे हैं जहाँ पर कि इस तरह की हिंदी नहीं समझी जाती है। तो हो सकता है कि पब्लिशर्स इसके बारे में कुछ विचार करें और आखिर में एक बिब्लियोग्राफी टाइप की बना करके शब्दों की दे दें। क्योंकि मुझे ये थोड़ा कम से कम रचनात्मक साहित्य में थोड़ा अटपटा लगता है कि पन्ने के नीचे से, जैसे कि स्कूली पाठ्य पुस्तकों में होता है, एक वो लगा के एस्टेरिस्क लगा के शब्द का अर्थ दिया है, फिर आप उंगली से खोजेंगे कि किस पंक्ति में ऊपर से एक 10 लिखा हुआ होगा, फिर आप मिलाएंगे कहाँ है। तो संदर्भ आखिर में चाहे दे दें, एक साथ ही दे दें, लेकिन इस पर विचार किया जा सकता है। हम लोग जब हिंदुस्तान में थे तो हिंदुस्तान निकालती थी मैं, तो हम लोगों के करीब 17 संस्करण थे, जो कि हरियाणा से लेकर के और बिहार और कलकत्ता तक निकलते थे। तो हमारे यहाँ कई बार ये होता था कि हिंदी हमारे यहाँ, तो मैंने उन लोगों से कहा था कि जिस इलाके में जैसी हिंदी आपकी पाठक बोलते और सहजता से समझते हैं, आप संपादकीय स्तर पर उसमें तरमीम कर लीजिए। उनकी जो स्टोरीज हमारे यहाँ आती थी, एक पूरा सेल था जो उनको लेकर के उसमें जहाँ पर आवश्यक उनको लगता था कर देते थे। तो मुझे लगता है कि ये संकरण जारी रहना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषाओं की सबसे समृद्ध युग जो है, मैं भक्ति काल से आज की भाषा कह रही हूँ, भक्ति काल से, क्योंकि उसमें भक्ति उपजी द्राविड़ी लाए तो उसको लेकर के आए गुरु रामदास, तो वो द्रविड़ से उपजी और उत्तर आई। उसके बाद जो साधुओं की आवत जावत, जो रिलीजियस टूरिज्म एक सहजता से शुरू हुआ, तो बोली पानी का मीरा बैठ करके अगर बतिया रही हैं अपने संगी साधुओं के साथ, संतन बीच बैठे बैठे लोक लाज खोई, और महलों की राजकुमारी सब छोड़ छाड़ के अपना आराम से चली आई, कवियत्री है, और शाम को धुनी के पास बैठ करके अपने अवधूत अवघड़, वो जो जितने भी सेवड़ा खेवड़ा वानपरस्ती अवधूता सन्यासी जो जायसी ने कहा है, उनके साथ बैठ के अपने लौ लग जाए, बाउल भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और उनकी भी कहो संतो क्या बात है, साधु क्या हो रहा है। तो ये एक कॉमरेडारी है, जो कलाओं की कॉमरेडारी है, जो कलाओं की अपनी बंधुता है, ये बनी रहनी चाहिए। और अगर टूट रही है तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। इसका बना रहना बहुत जरूरी है, ताकि भाषाओं को
जड़ों में सिंचाई का पानी मिलता रहे। बस इसमें इतना सा मैं और जोड़ देता हूँ इस बात में कि हमको भूलना नहीं चाहिए कि अब केरल में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। जब राजस्थान के हाँ, सब जगह और दुनिया भर में। तो जब राजस्थान के पाठक को पंजाबी शब्द या पंजाबी स्लैंग को वो पकड़ नहीं पा रहा है, तो हम केरल वाले से कैसे ये अपेक्षा करेंगे कि वो इसका अगर रस लेना है तो खाली ऐसे ही पढ़ने के लिए पढ़ना एक अलग बात होती है, रस लेना है तो। हाँ, रस लेना तो तभी आता है जब आप उस भाषा में मजाक भी कर सके, एक तरह हाँ की हाँ हाँ, मतलब वो इतना इतना आप तक संप्रेषित हो जाए। बतियाने का जो सुख होता है, जिसमें हाँ, बिल्कुल। वो सब तरह की हिंदियों में क्षेत्र में संभव होना चाहिए, और ये जब होगा तो फिर बहुत बढ़िया बाबत कटेगी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1857 के आसपास ये गुंजाइश थी कि जब फारसी का प्रभाव मिटा गैदर के बाद, हिंदी और उर्दू दोनों और बड़ी तेजी से ऊपर उठी, क्योंकि दोनों के इतने पढ़ने और बोलने वाले कुछ फारसी के शब्द उर्दू में अधिक, कुछ संस्कृत निष्ठ हिंदी में दिखते, लेकिन आज के जैसे नहीं थे। तो वो जो स्थिति, अगर और उर्दू ने राजनीति पर लिखना शुरू किया होता, गालिब का जैसा दिमाग, अगर वो उस समय की राजनीति का आकाश उन्होंने खुला छोड़ दिया, वहां अंग्रेजी छा गई आकर के, तो सारी कचहरी की कार्रवाई अंग्रेजी में होने लगी, डॉक्टरी की पढ़ाई अंग्रेजी में होने लगी, नई तकनीकी की पढ़ाई में होने लगी। और उपनिवेशिक देशों में क्या हुआ ये मैं नहीं कह सकती हूँ। भारत की ये बहुत एक दुष्पूर्ण चीज हुई कि हमने जो एक मल्टीपल डिस्कोर्स का जो क्षेत्र था वो छोड़ के कहा कि नहीं, हम तो हिंदी है, उर्दू है, हम तो साहित्य भी रचेंगे। साहित्य आप कैसे रच सकते हैं, क्योंकि बृहत्तर दुनिया का भी सरोकार आपके लिए जरूरी है। जी, अब कुछ सवाल है जो मीडिया से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल है सुंदर शर्मा का फिर से, क्या हिंदी मीडिया में सेकुलर विचार की जगह बची हुई है? बिल्कुल बची हुई है। मैं तो मानती हूँ कि हिंदी मिजाज से ही सेक्युलर है, तो जबरन नॉन सेक्युलर खांचे की ओर कबड्डी घसी आ रहा है, लेकिन की सांस नहीं टूटेगी। हिंदी दमदार भाषा है और इतनी जल्दी वो नहीं खत्म होगी। सेक्युलरता के लिए बहुत सेक्युलरवाद। आपकी आवाज कुछ गड़बड़ हो रही है, कनेक्टिविटी में कुछ समस्या हो रही है ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, मैं इसको दूसरे कमरे में ले जाऊं? नहीं 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 नहीं, अब आवाज तो आ रही है, वीडियो नहीं चल रहा है। या तो कनेक्टिविटी में कुछ गड़बड़ है। जो एडमिन है हमारे वो देख रहे होंगे, वो कोई सलाह दें तो ज्यादा ठीक होगा, या हम चलने दें। एडमिन बताएं। क्या इसे इसे हम कंटिन्यू करते रहें? अब लग रहा है फिर से वीडियो चलने लगा है। हाँ 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 हाँ, अब चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, उनका मैसेज भी आ गया कि कंटिन्यू करते रहें। तो वो सवाल हो गया। मैं सुन नहीं पा रहा था बीच में। आपकी बात हो गई थी या अभी कुछ उसमें आपको कहना है? नहीं, आगे चलिए। ठीक है ठीक है। अगला सवाल चौपाल पत्रिका के संपादक ने पूछा है। उन्होंने पूछा है, आपने साहित्य लिखा और पत्रकारिता की, अब पत्रकारिता में साहित्य के लिए कोई जगह नहीं दिखाई देती है, क्या ये स्थिति बदलेगी? बदलेगी जरूर। अगर पत्रकारिता को बचे रहना है, उसको साहित्य को गले लगाना ही होगा। और अब जो पत्रकारिता जहां जा रही है वो डिजिटल युग में प्रवेश कर रही है, डिजिटल पोर्टल्स में प्रवेश करेगी, तो उसको बहुत जगह मिल जाएगी। अभी तक ये था कि भाई पन्ने कम है, साहित्य के लिए जगह नहीं है। अब कोई भी डिजिटल पोर्टल ये नहीं कह सकता है कि हमारे पास साहित्य की जगह नहीं है। हिट्स उनको सचमुच में मिलती हैं ज्यादा साहित्य और मनोरंजन की खबरों से। तो इसलिए उनके लिए भी ये स्वस्थ होगा
कि वो इस तरह से अपनी अपने दायरे में इसको लाएं और इसको नए सिरे से परिभाषित करें। जी, एक सवाल है कुणाल डोगरा का। आपने अंग्रेजी भाषा में अध्ययन करने के बाद पत्रकारिता और लेखन के लिए हिंदी भाषा को चुना, इसकी कोई विशेष वजह? नहीं, इसकी एक इकलौती वजह ये थी कि मैं हिंदी के साथ ज्यादा रची बसी हूँ, क्योंकि मैं हिंदी पट्टी में ही जन्मी, मेरी माँ हिंदी लेखिका, पढ़ते बड़े होते हिंदी की साहित्य के साथ एक तरह का एकात्म हो गया था, और हिंदी के इतने सारे लेखकों से, उनके साहित्य से परिचय था। हम लोग सचमुच में जब अंताक्षरी करते थे तो साहित्यिक अंताक्षरी करते थे, फिल्मी गाने अलाउड नहीं थे हमारे घर में, उस जमाने में कुछ ऐसा ही स्टिग्मा था। तो हिंदी से मैं इतनी अच्छी बसी थी कि मेरा दिल, मुझे लगता था कि जब मैं पढ़ा भी रही थी तो मुझे लगता था, एक तो अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में यूनिवर्सिटी में, अब मैं जानती नहीं, लेकिन उस जमाने में एक तरह से ये बड़े घर की लड़कियों के लिए बेबी सिटिंग का जैसा काम था कि वो बीए ऑनर्स करेंगी अंग्रेजी में, फिर किसी अच्छे घर में ब्याह दी जाएंगी। पढ़ाई वढ़ाई में उनकी जरा कम ही रुचि थी। वो बड़ी बड़ी अंग्रेजी में बातें करती थी, लेखन उनका अच्छा था नहीं, अंग्रेजी उनको ठीक से आती थी नहीं। दूसरी तरफ वो लड़कियां थी जिन्होंने अपने करियर को आगे ले जाने के लिए हिंदी भाषी घरों से आकर के फिर अंग्रेजी सीखना शुरू किया था, और वो मुझे लगता था कि वो कहीं पर बहुत हीन महसूस करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि उनका परिवेश, उनका पहनावा, उनकी अंग्रेजी का एक्सेंट उस तरह का नहीं है। तो मुझे उस पूरी दुनिया को लेकर के एक तरह की विरक्ति सी हो गई। कम से कम हिंदुस्तान में मुझे लगा कि ये एक नकली एटमॉस्फेयर है, एक नकली किस्म से, हम नकली किस्म के कारणों से लोगों को साहित्य पढ़ा रहे हैं, जिसके अब डैफोडिल्स हम पढ़ा रहे हैं उनको, उन लड़कियों को और लड़कों को जिन्होंने कभी डैफोडिल देखे ही नहीं है। तो इसलिए मैंने श्रीकांत वर्मा जी से बात की, जो अच्छे मित्र थे भोपाल से। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे डीएनए, उस वक्त डीएनए शब्द नहीं था, उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो गुणसूत्र हैं वो हिंदी से आए हैं, तुम हिंदी में ही जाओ, वहीं सुखी रहोगे। तो मैंने कहा पर मैं जाऊं कहाँ हिंदी में, हिंदी तो मैं पढ़ा नहीं सकती, मेरे पास हिंदी की कोई डिग्री नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता में जाओ, हिंदुस्तान, उन दिनों समाचार भारती एक एजेंसी थी, बोले वहां पर मैं उनसे पूछ सकता हूँ, और वहां पर अगर, क्योंकि कला संस्कृति की कवरेज अच्छी नहीं होती हमारे यहाँ, अखबारों को चाहिए, तुम्हारा बैकग्राउंड भी है। तो इस तरह से फिर मैं हिंदी में आ गई, फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। लेकिन अंग्रेजी जानने का फायदा होता है, हाँ, साहित्य की अलग अलग धाराओं से लगातार संपर्क रहता है, और कभी कोई ज्यादा सिर चढ़ जाए तो थोड़ा सा उसको डपट देने के लिए भी अच्छा इस्तेमाल होता है। ठीक बात है। एक सवाल है प्रेमलता डोगरा जी का। उन्होंने पूछा है, अनेक विश्वविद्यालयों में अध्यापन करने के उपरांत आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में पदार्पण किया। साप्ताहिक हिंदुस्तान, वामा और दैनिक हिंदुस्तान के संपादक रही, दूरदर्शन के लिए भी आपने काम किया। आपको इन सब में से सबसे रुचिकर क्षेत्र कौन सा? मुझे हिंदी पत्रकारिता, उसके सारे आयाम, मैंने मासिक पत्रिकाएं भी संपादित की, साप्ताहिक पत्रिका भी की, दैनिक अखबार का संपादन किया, और फिर नंदन और जैसी बाल पत्रिका का संपादन किया। और मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अलग अलग, जैसे मैंने कहा, मैं संकरण की घोर पक्षपाती हूँ, क्योंकि मूलतः मैं जमा करती हूँ ये सारे इंप्रेशंस और सारे विचार, जो मेरा रचनात्मक लेखन है वो सब इतने स्रोतों से खाद पानी पाता रहा। तो इसलिए मुझे हिंदी के क्षेत्र में चाहे जो काम, झाड़ू लगाने का भी काम दे दिया जाए, मैं सहर्ष करूंगी, क्योंकि वो मेरा अपना इलाका है, मेरा अपना, जैसे औरतें कहती ना कि मायका है, तो हिंदी हाँ, मायका है, अंग्रेजी ससुराल है, वहां थोड़ा अदब से रहना होता है, सम्मान बहुत मिलता है, सिर आंखों पर रखा जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हिंदी में जाकर के जो टांग पसार के धूप सेकने का मजा है वो और ये। जी जी जी। एक सवाल है एक संस्था की तरफ से, संभावना संस्था की तरफ से। उन्होंने पूछा है, संस्थाओं का निर्माण कैसे हो सकता है, वे जीवंत कैसे बनी रहें? ऐसी संस्थाएं जो संस्कृति के क्षेत्र में ठोस काम करें। हमारे देखते देखते साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और नागरी प्रचारिणी सभा जैसी संस्थाएं अप्रासंगिक हो चुकी हैं। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज ये चाहिए कि एक ऐसा कोर ग्रुप चाहिए, एक ऐसा मूल हृदय चाहिए संस्था निर्माण के लिए समर्पित, जो कि निष्काम भाव से संस्था को रचे, और बिना किसी प्रतिदान पाने की इच्छा या आकांक्षा के उसको
बिल्कुल ईंट दर ईंट सर्जे, उससे अच्छे लोगों को जोड़े और उनके नाज नखरे सह के भी जो अच्छे लोग हैं उस समाज के क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों के, उनको जोड़े। तो जैसे नागरिक प्रचारिणी सभा जब बनी थी, जब हिंदी नागरिक के रूप में लिपि प्राप्त होकर के थोड़ी सी बढ़ रही थी, छपाई होने लगी थी, किताबें छपने लगी थी, और ये जिन्होंने नागरिक प्रचारिणी सभा की संस्थापना की थी, 5 लड़के थे जो कक्षा 9 के विद्यार्थी थे। उन्होंने मिलके अपनी पॉकेट मनी, उस जमाने में थोड़ी बड़ी उम्र के लड़के होते थे, देरी में स्कूल जाते थे, समझ लीजिए लेट टीन्स में होंगे, उन्होंने अपनी पॉकेट मनी जमा करके उसको निकाला था। मालवीय जी ने कई अखबारों का संपादन किया और वो जीवन भर झोली फैला करके अपने जो उनके संस्थान थे उनके लिए दर दर जाते रहे, बिना किसी प्रकार की लज्जा या हीन भावना के, कि उनको खुद उससे कुछ भी प्राप्त नहीं करना था। यही हाल टैगोर का था, बुढ़ापे में भी अशक्त हो गए थे, तब भी वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाते थे ताकि सेठों से उनको कुछ उपदान मिले और कुछ उनको सरकार से मिले, ताकि वो अपने जुड़ाए रख सके। ये है कि जब वो कोर ग्रुप उम्र दराज होके चला जाता है, उसके बाद जो लोग आते हैं वो फिर उसको इस्तेमाल करने की दृष्टि से उससे जुड़ जाते हैं, और वहां से फिर संस्थाओं का पतन शुरू होता है। नागरिक प्रचारिणी सभा के साथ भी यही हुआ, इलाहाबाद में प्रयाग सभा के साथ भी यही हुआ, और ये कई संस्थाओं के साथ होते हुए मैं देख चुकी हूँ। रही बात साहित्य अकादमी वगैरह की, वो सरकारी संस्थाएं हैं, वो बाबुओं की रगड़ से मारी जाती हैं, और हमेशा उनका प्रधान कोई IAS अफसर होता है या कोई इस तरह का व्यक्ति होता है, नीरस, बिल्कुल शुष्क। उनके अंडर कुछ काइया किस्म के लोग होते हैं जिनकी अपनी सेटिंग रहती है खास तरह के रचनाकारों से या कलाकारों से, और ये एक अजीब किस्म का धंधा मैंने देखा है, जिससे मुझे इतनी विरक्ति है कि मैं किसी अकादमी की किसी भी गोष्ठी में या किसी प्रकार से उससे जुड़ने से परहेज रखती हूँ, क्योंकि इसमें शक्ति बहुत क्षय होती है और अच्छा नहीं लगता, जा करके मन प्रसन्न नहीं होता। जी, अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपकी किताबों से संबंधित हैं या आपसे, आपके लेखन से जुड़े हुए सवाल हैं। पहला सवाल एक अभी-अभी आया है बनारस से आशीष त्रिपाठी जी का। उन्होंने पूछा है, पिछले 1 दशक में क्या आपने कोई नया नाटक लिखा है? नहीं, इधर मैंने कोई नाटक पिछले 2 दशकों से नहीं लिखे। अंतिम नाटक मेरा था शर्मा जी की मुक्ति कथा, और उसके बाद फिर मैंने कोई नाटक नहीं लिखा। असल में नाट्य क्षेत्र से जुड़ने के लिए फिर आपको पूरी तरह से नाटक के साथ समर्पित हो जाना पड़ता है, जिससे मेरा उससे इतर जो साहित्य लेखन था वो प्रभावित हो रहा था। और नाट्य क्षेत्र जो है वो लगभग बॉलीवुड की ही तरह अपनी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। उसकी अंदरूनी एक पॉलिटिक्स है, एक वर्गवाद है, और परिवारवाद और वंशवाद वहां पर भी है, और मुझे उस सब से कुछ लेना देना नहीं। मैंने नाटक लिख करके धर दिए हैं, जिसका मन आए करे, जिसका मन ना आए ना करे। लेकिन मैं नाटक के साथ संभव, नाटक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन नाटक की दुनिया से मैं लिप्त नहीं हो पाई या उस तरह अंतरंग नहीं बन पाई, क्योंकि वहां मुझे बहुत राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्योंकि सब उनके पास है, उनके पास तरह तरह की काबिलियतें हैं, तरह तरह की तकनीकी है, लेकिन मूल पाठ नहीं है। वो उनको किसी से मिल जाए, उसको लूट के फिर वो भागते हैं। और जो एक निमिचंद जैन जी ने चलाया था कि अच्छा नाटक दरअसल निर्देशक की रचना होता है, लेखक की नहीं, मैं इससे पूरी तरह असहमत हूँ। मुझे लगता है कि नाटक लेखन इतना दुष्कर काम है। साहित्य रचना में सबसे कठिन विधा कोई है तो नाटक लेखन की। एक एक पात्र को आपको जिस तरह सृजित करना होता है, उसके मुंह में किस तरह के डायलॉग जाएंगे, गति क्या होगी, घटनाक्रम क्या होगा, किस तरह से कहाँ पर कौन सा अंक टूटेगा, कहाँ पर खत्म होगा, इन सब चीजों को लेके नाटक, अच्छे नाटक लिखने वाले हमारे यहाँ, अब इधर आप देखिए कि पुराने नाटकों को ही दोबारा दोबारा तिबारा तिबारा मंचन हो रहा है, और या फिर विदेशों से नाटक उठा करके उनको कभी हिंदी में, कभी मैथिली में, कभी पंजाबी में किया जा रहा है। लेकिन मूल नाटक लेखन क्यों नहीं उभर रहा है, इस पर बहुत कम नाटक की दुनिया विचार कर रही है। और जो अच्छा लिख सकते हैं पटकथा वगैरह, अब वो धनार्जन की तलाश में है, सभी को पैसा चाहिए जिंदगी चलाने को, वो फिर बॉलीवुड और सीरियल्स की दुनिया की ओर उन्मुख हो गए। जी,
एक सवाल है रोहित कुमार का, ध्वनियों के आलोक में स्त्री पुस्तक को पढ़कर खत्म करते हुए ऐसा लगता है कि आपने जल्दी में खत्म कर दिया है, जबकि आपके पास किस्से और होंगे ही। ऐसी ही पुस्तक फिर लिखने का विचार है क्या? देखिए, लहर उठती है किताब लिखने की। अगर ऐसा कभी बना विचार और उस पर, जैसे उसके बाद ये किताब छपने के बाद मैंने 2 किताबें लिखी हैं। एक तो सहेला रे पूरा उपन्यास ही है जो तवाइफों के जीवन के बारे में है। दूसरा मेरा कथा संकलन अभी आया है, उसमें भी काफी कुछ इस तरह की है। और मालूमात आदमी को हासिल होती रहती हैं, उम्र के साथ नई नई अंतर्दृष्टि आती है, तो हो सकता है बन जाए किताब कभी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। खराब लिखा जाता है तो मुझसे ज्यादा उसको निर्ममता से मिटाने वाला कोई नहीं है। तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, पर सुन के अच्छा लगा कि उनको मन अधूरा अधूरा सा लगा। इफ यू लीव योर रीडर्स वांटिंग फॉर मोर, अच्छी बात है। उकता जी, के जी। उकता की किताब को छोड़े, इससे अच्छा है कि कुछ और की काम ना रखे। सही बात है, सही बात है। एक सवाल है अशोक शुक्ला जी का, उन्होंने पूछा है आपने हिमुली हीरामणि कथा की रचना की है, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपके आदर्श लेखक कौन हैं? हिमुली हीरामणि की प्रेरणा मुझे इस कई मिली जुली तरह से मिली। कुछ तो हजारी प्रसाद जी के जो मैं मध्यकालीन प्रबंध पढ़ रही थी, उसमें मुझे दिखा कि अद्भुत कथा तत्व हैं मध्यकालीन किस्सा गोई में, जो राजाओं की रानियों की कहानियां हैं। फिर कुछ जैन साहित्य हाथ लगा, कुछ बौद्ध जातक कथाएं हाथ लगी। और फिर कुंवर नारायण जी के कुछ लेख मैंने पढ़े इस बाबत कि जो हमारा मूल स्रोत है, जो आदि स्रोत है कहानियों का, आख्यान या आख्यायिकाएं और लोक कथाएं, ये हैं। इस फॉर्मेट में क्यों नहीं हमारे लेखक लिखते हैं, बजाय इसके कि सररियलिज्म और ये सब बाहर से उधार लेके लिखें। तो बहुत सालों से मेरे मन में ये चीज थी। तो अचानक फिर मुझे ये कुछ पात्र सूझे कि किस्सा तोता मैना में तोता महाराज यानी सुखदेव महाराज हमारे अभिन्न अंग रहे हैं किस्सा गोई के। तो मुझे लगा कि कुछ आख्यायिकाएं इस तरह की उठाई जाएं और उनको बुन करके, दरअसल वो लिंक्ड कहानियां हैं एक लड़की के बारे में जो मूलतः एक गणिका है, और वो किस तरह राजनीति को उठाती और गिराती है। ये बड़ी मजेदार चीज है, क्योंकि राजा भोज की जो श्रृंगार मंजरी है उसमें पहली बार ये शब्द आया है, स्वतंत्रा स्त्री। अच्छा। स्वतंत्र, जी। माने हमारे यहाँ 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, और वो पुरुषों के ही काम के हैं। स्त्री तो बेचारी हमेशा से ही, हम लोग तो हमेशा से ही समाज के बाहर है। स्त्री को कलत्र कहा गया है जो कि नपुंसक लिंग है। पुरुषार्थ जो है वो पुल्लिंग है। तो इसलिए हम तो नपुंसक हैं इस समाज में, चतुर्वर्ण समाज में। तो उन्होंने, उनकी जो टीका है उसने इसको पंचम वर्ण कहा है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रा स्त्री जो है वो पंचम वर्ण है। मतलब क्योंकि बाकी चारों वर्णों के पुरुष उस स्वतंत्रा स्त्री की कामना करते हैं। लेकिन अब ये है कि अब आप कैसे इसको अलग करें कि वो स्वैराचारिणी गणिका है कि स्त्री है, स्वतंत्रा स्त्री जो है वो किस श्रेणी में है। तो उसकी फिर मैंने पीछा किया, तो कुछ टीकाएं मुझको मिली। तो याज्ञवल्क स्मृति, काणिक धर्मशास्त्र में याज्ञवल्क स्मृति का एक हवाला है कि दासी या जो क्रीत महिला हो उसके साथ जो पुरुष रहे तो वो तो पातक है, उसका दंड उस स्त्री को मिलेगा और पुरुष को उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। हमेशा पुरुष आराम से छूट जाता है। लेकिन जो स्वतंत्रा स्त्री है वो इस प्रकार की कुल गणिका है जो कुल वधु से तो भिन्न है, लेकिन उसको पुरुष के साथ सहवास, पर पुरुष के साथ या भिन्न भिन्न पुरुषों के साथ रहने पर कोई पाप नहीं लगता है। न इहलोक में उसे दंड मिलता है, न परलोक में उसको पापी माना जाता है। तो ऐसा करके भारतीय पुरुषों ने एक सांकरी गली अपने प्रेम के लिए निकाल ली। इसके बाद फिर कुट्टनी मतम काव्यम वगैरह जो है, दे फेल इनटू पर्सपेक्टिव फॉर मी। तब मुझे समझ में आया कि कुट्टनी मतम काव्यम में दामोदर भट्ट ने एक कुटनी की कल्पना की है जो वेश्याओं को सिखा रही है, और वो उनसे कहती है कि सब कुछ करना पर सच्चा प्रेम कभी मत करना। men are only as good as the money they bring to you। तो अगर जहां तुम प्रेम में पड़ी तुम नष्ट हो जाओगी। और फिर एक बड़ी मजेदार कहानी मैंने पढ़ी, वो याद नहीं आ रहा कि कहाँ पर, उसमें 2 बहनें हैं और दोनों गणिकाएं हैं। एक राग मंजरी है और एक शायद काम मंजरी है।
काम मंजरी जो है वो तो छठी ही स्वतंत्रा स्त्री है, वो कई पुरुषों से के साथ रहती है, वो भी खुश रहते हैं, ये भी खुश रहती है, लेकिन आपस में ये स्पष्ट है कि वो किसी की भी वो नहीं है, संपत्ति नहीं है, और वो भी उससे किसी तरह से अनुबंधित नहीं है। लेकिन जो दूसरी बहन है वो प्रेम में पड़ जाती है, फिर जब उसका प्रेमी उसकी छोड़ करके अपनी पत्नी के पास चला जाता है तो उसकी दुख से मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो पढ़ के मुझे लगा कि असल में अब मुझे मध्यकालीन साहित्य में और जाना चाहिए कि हम जो माने बैठे थे कि हमारे जो पूर्वज थे बड़े स्ट्रेट लेस्ड किस्म के लोग थे या बड़े ही लंपट थे, ऐसा कुछ नहीं था, आज के ही लोगों के जैसे थे। लेकिन तब ये था कि धर्म के नियम बड़े विकट थे, तो बीच बीच में कोई एक साधु जी महाराज आ करके अपिचंदनुच करके कुछ छोटे छोटे उसमें अपवाद निकाल दिया करते थे, जिससे कि प्रायश्चित करके या चांद्रायण व्रत करके आपको उस पाप से मुक्ति मिल सकती थी, और उस स्त्री को कुछ पर्ण का दंड दे दिया जाता था कि तू। इस सब को मिला करके फिर ये हिमुली हीरामणि की कथा बनी, और हमारे समय में जो कुछ हो रहा है उससे उसका अपना पैरेलल बनता चला गया। बिल्कुल, मुझे मेरी तो पसंदीदा किताब है। इस बीच दो दो आपके पाठकों ने, प्रशंसकों की टिप्पणियां आई है जो मैं आपको सुनाता हूँ। एक ममता कालिया जी ने लिखा है कि आपकी मेधा से हम सब बड़े प्रभावित हैं और बड़े प्रसन्न हैं, उन्होंने प्रशंसात्मक उक्ति की है। और एक जयपुर से दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल ने लिखा है, मृणाल जी को पढ़ना जितना सुखद है उससे कम सुखद नहीं है उन्हें सुनना। तो ये दो तो अभी आपको देखते सुनते हुए। एक मैं इसमें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, भरत तिवारी जी ने कोई सवाल पूछा था, वो अगर सुन रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ अपना सवाल दोबारा भेज दें। अगला सवाल है, पुराना सवाल है, मतलब पहले आ चुका सवाल है। सुनील सक्सेना जी ने कोई सवाल भेजा है और उन्होंने पूछा है, या उनका वो सवाल भी क्या कहें, वो टिप्पणी जैसी बात है। उन्होंने लिखा है, मृणाल जी भोपाल में रही हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित पहले पहल में उनका लिखा नाटक जो राम रची राखा का पहला मंचन हुआ था, 80 के दशक की बात है। उनकी भोपाल की स्मृतियों के बारे में संभव हो तो पूछिएगा। अब मैं पूछूं तो क्या आप कोई टिप्पणी कर दीजिए भोपाल वालों, मतलब ये है भोपाल से आपका जुड़ाव रहा है तो भोपाल वालों को भी कुछ इस पर बात होनी चाहिए। नहीं, जन्म मेरा मध्य प्रदेश में ही हुआ, मेरा जन्म ओरछा में हुआ था, और फिर भाग्यवशात भोपाल में, नीमच में, जबलपुर में, अनेक जगहों में रहना हुआ मध्य प्रदेश में। भोपाल में उन दिनों अशोक वाजपेयी भी थे जिन्होंने भारत कला भवन का निर्माण किया था, और वहाँ निरंतर कुछ ना कुछ होता रहता था। तो नेमी जी भी साथ में काफी काम करते रहते थे। तो नेमी जी ने ये श्रृंखला शुरू की पहले पहल करके, जिसमें कि नए नाटककारों को प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया कि आप अपना नाटक भेजिए। तो मुझसे कहा गया कि मैं भी अगर बन पड़े तो मैं एक ऐसा छोटा सा नाटक लिखा जो कि बहुत सशक्त नाटक नहीं है, वो अभी मेरे पास है भी नहीं, उसकी प्रति भी नहीं है। मेरे जो 9 छपे नाटक हैं उनमें वो नहीं है, पर ठीक है। उसका उसका नाम था मैं भूल रही राम, हूँ, 3 तिलक ने नहीं, राम रचि राखा तो बाद को लिखा गया। वो फिर मैंने बाद को लिखा, राम रचि राखा बंसी कौल ने उसका मंचन किया था, और अच्छा मंचन किया था। और बल्कि जो सीमा पूरी आज टीवी और फिल्मों में काम करती हैं, वो उसकी एक स्टार थी, और उसके नायक थे ये जो आज फिल्मों के लगभग शेखर जो हैं, शेखर क्या नाम उनका भला सा, जो टीवी पर भी आया करते थे, कार्यक्रम किया करते थे, वो उसमें थे। तो शेखर और बंसी कौल की नहीं पटती थी, तो वो लाग डांट अलग चलती थी, जिससे मैं बड़ी विरक्त रहती थी। फिर उसी तरह से एक समीक्षकों का एक वो होता था, गैंग होता था, जो आकर के ये उम्मीद करता था कि हर नाटककार उनको चाय पकौड़े समोसे वगैरह जो हिंदी वालों में चलते हैं वो खिलाएगा, ये वो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। मैं तब फितरतन में महफिलबाजी से दूर रहने वाली महिला हूँ। तो कभी भी उनकी अच्छी समीक्षा नहीं प्राप्त हुई। अब ठीक है, उनकी अपनी राय रही होगी, तो मैंने उसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। आखिरी नाटक जो मैंने लिखा शर्मा जी की मुक्ति का था, वो फनी नाटक था, और दुखद है कि वो किसी ने उचित नहीं किया। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी राह, कभी ना कभी प्रसाद के नाटकों का अब जाके मंचन हो रहा है, तो देखिए कभी इसकी भी सही बात है, सही बात है। एक सवाल है सुनील कुमार का, और उन्होंने पूछा, आपने अनेक विधाओं में लिखा, आपकी पसंदीदा विधा कौन सी है?
मैं सच कहूँ तो कहानी, कथा लेखन, और कभी कभी ये होता है कि लंबी कहानी हो जाती है। और उपन्यास लेखन तो कम ही किया है, 3-4 ही उपन्यास लिखे हैं। लेकिन कथा लेखन, क्योंकि असल में देखा जाए तो उपन्यास का भी जो मर्म है या कोर है, वो मेरी उम्र तक आते आते आप मूल बिंदु की तलाश करते हैं, तो वो बाकी सब बहुत कुछ भीतिमय जो आपके युवा दिनों में था, उसमें लच्छेदार चीजें थी, भाषाई प्रयोग थे, वो सब थी, वो छूट जाते हैं और आपकी तलाश होती है कि मदर लोड कहाँ पर है, कहाँ पर वो है जिसको कि छूने से फिर एक ऐसी कहानी बने जो सुंदर हो, सहज हो और अनकॉम्प्लिकेटेड होते हुए भी कॉम्प्लिकेटेड हो। तो इसलिए फिर मैं लोक कथाओं की तरफ और आख्यानों की तरफ लौट रही हूँ। तो मैंने एक सीरीज इधर लिखना शुरू किया है, बच्चों को न सुनाई जा सकने वाली बाल कथाएं। हाँ, इसमें 3 कहानियां अभी तक मेरी आई हैं, जो जानकीपुर में प्रभात रंजन जी ने बड़ी सदाशयता से प्रकाशित भी कर दी। तो मेरा मन ये है कि इसको और थामूं और उकेरूं, क्योंकि सबसे ज्यादा श्रोताओं को अभी भी अपने बचपन की स्मृतियां बांधती हैं। जैसे सही दादी बात है। नानी से सुनी हुई, हमारी नानी शिवानी जी से भी बढ़िया किस्सा गो थी, इतनी बढ़िया कहानियां हम सुनाती थी। और उन्होंने मेरे नाना के साथ पूरे हिंदुस्तान में प्रवास किया था, तो वो गुजराती भी जानती थी, कच्छी भी जानती थी, मराठी जानती थी, हिंदी और संस्कृत तो खैर वो जानती ही थी, विदुषी थी। हालांकि उनकी औपचारिक शिक्षा कम हुई थी, लेकिन बहुत भाषाओं की ज्ञाता थी और लोक कथाओं का अद्भुत भंडार उनके पास था। तो मुझे लगता है कि वो तत्व मदर लोड है, जिसके आकर्षण से हम अभी भी बंधे हुए हैं, और उसमें लिखने लगो तो वो टोन और वो आवाजें और वो कहानियां और वो पात्र अपने आप उतरते चले आते हैं। तो आजकल मेरी ये तलाश है, जी। आपे का मतिभ्रम कहें या जो भी। जी, एक सवाल अभी-अभी आया है भरत तिवारी जी का, जो उन्होंने पहले बीच में मेरा भी इंटरनेट कुछ गड़बड़ हो गया, तो मैं पुराने सवाल देख नहीं पा रहा हूँ फेसबुक पर। बहरहाल उन्होंने अभी-अभी वापस ये रिपीट किया है। उनका मैं जस का तस पढ़ देता हूँ। मृणाल जी प्रणाम। आपकी वाक्पटुता, तीखे और सटीक ह्यूमर का राज क्या है? हम यह खुद में कैसे डेवलप कर सकते हैं? सादर। भरत तिवारी का सवाल। भरत भाई, ये तो बड़ा मुश्किल है क्या ना। तुलसीदास के शब्दों में कहूँ तो भरत भाई कपिते उर्ण हम नाही। कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक बंदर छिपा होता है, वो कभी ना कभी प्रकट हो जाता है। इसकी कोई शिक्षा दीक्षा तो होती नहीं है। तो औरतों में हाजिर जवाबी थोड़ी होती ही है, क्योंकि हमको इतनी तरह से अपनी खाल बचानी होती है, लेकिन ये भी ख्याल रखना होता है पारिवारिक स्तर पर कि किसी को चोट न लगे, कोई रुष्ट न हो। तो ह्यूमर देन बिकम्स आवर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। तो वो अपने आप में एक तरह की, उसको जैसे पहाड़ी में कहते हैं टूंग छोड़ना या फप्ती कसना, वो वाली चीज आपने देखा होगा महिलाओं में प्रचुर मात्रा में होती है। कई बार सिर्फ भवें उचका के क्या पूछने से ही बहुत कुछ कहा जाता है। तो वो चीज है, तो मजा आता है थोड़ा छेड़छाड़ में। एक सवाल है रविंद्र शर्मा जी का। जी, क्या एक लेखक या लेखिका के जीवन में वह सैचुरेशन पॉइंट भी आता है, जब उसे लगने लगता है कि उसके भीतर का लेखक जो लिखना चाहता था लिख चुका? हो सकता है वो आता होगा, हो सकता है, बहुत नितांत संभव है, हम सब मनुष्य हैं। मुझे अभी नहीं लग रहा है दुर्भाग्य से कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। तो अभी मैं तरह तरह के नए नए रास्ते खोज रही हूँ, और मुझे सच कहूँ तो बहुत मजा आता है। और जीवंत मन को रखने का, दिमाग को जीवंत रखने का एक ही बहुत सरल तरीका है। जब सब तरफ से आप क्लांत हो, घर के अंदर बंद हो, परेशान हो, आप लिखने के लिए अपना फिर कंप्यूटर खोल लें, उसके बाद फिर कुछ नहीं रहता है, आपके आगे पीछे कुछ नहीं रहता। जब हाँक पड़ती है किसी काम के लिए, तब याद आता है कि अरे दूसरी दुनिया भी है। नहीं तो सच कहती हूँ कि मुझे फिर बिल्कुल इस दुनिया की खबर नहीं रहती। तो अच्छा है अपने आप को डुबाए रखने के लिए, बहुत अच्छी चीज है। जो अमृतलाल नागर जी एक बार आए थे जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो शिवानी जी बताती थी, उन्होंने, मेरी मदर ने उनसे कहा कि अमृत जी अब नहीं लिख सकूंगी। तो उन्होंने दीदी का हाथ पकड़ के कहा, नहीं शिवानी, तुम लिखोगी, तुम लिखोगी, क्योंकि लेखनी एक ऐसी नागिन है, उसको पिटारे में बंद करोगी तो तुमको उलट के डस लेगी। तो तुम लिखो, सही इसी बात से है, सही। तुम्हारा मन हल्का होगा। और सच में जब
जब दीदी ने लिखना शुरू किया बाबू की मृत्यु के बाद, धीरे 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 उनका अवसाद और उनका जो भी अंदर का वो था वो बाहर आया, और उनको खुद भी राहत मिली, हम लोगों को भी उनको देख के अच्छा लगा कि हाँ, पुरानी वाली दीदी वापस लौट गई है। जी। और अब ये आखिरी सवाल है डॉक्टर ललित श्रीमाली का। उन्होंने पूछा है, आज के समय में साहित्यकार के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानती हैं? ईमानदारी, ईमानदारी बचाए रखना और अपना स्वाभिमान बचाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि तरह तरह के दबाव हैं, हम सब पर हैं, प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष भी, और अलग अलग दायरों से, परिवार के भी हैं, राजनीति के भी हैं, समाज के भी हैं। उन सब के बीच ईमानदारी और स्वाभिमान को बचाए रखना मेरे ख्याल में, क्योंकि हम लोग की स्किन बहुत, चमड़ी बहुत पतली होती है, बहुत मोटी नहीं होती है। जब हम हाइपर सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि अगर लेखक संवेदनशील नहीं होगा तो दूसरे की संवेदना कैसे छुएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ईमानदारी और स्वाभिमान बनाए रखें। सारी बातचीत हो गई, सारे सवाल, हो सकता है कुछ और भी सवाल हो, लेकिन मैं कुछ इंटरनेट की गड़बड़ की वजह से देख नहीं पा रहा हूँ लैपटॉप पर। लेकिन मैं ये आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि ये तमाम सवाल तो जो लोगों ने पूछे, पाठकों ने पूछे, वो मैंने आपके सामने रखे। आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हो इस पूरी बातचीत के में जो ना आ पाया हो, या आप अपनी तरफ से भी कुछ पाठकों के लिए कहना चाहती हो तो जरूर कहें। नहीं, मुझको यही लगता है कि हमको ये एक तो शुद्धतावादी आग्रह साहित्य और भाषा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदा दिली का राज ही यह है कि वो हर तरफ से, चारों दिशाओं से आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, पूरी दुनिया से आने वाले जो अच्छे विचार, सदविचार, अच्छी विकिरण हैं, वो समोता है। और हमको खुद अपने को ऊंचा करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि बड़ी कठिन हिंदी लिखती हैं शिवानी जी, आप उनसे भी कठिन हिंदी लिखती हैं, कैसे पढ़। मैंने कहा, अंग्रेजी पढ़ते वक्त आप कभी ये सवाल पूछते हैं? आप डिक्शनरी उठा के देखते हैं और फिर आपके पिताजी आपकी पीठ ठोकते हैं कि देखो तुम्हारी अंग्रेजी से सुधर जाएगी। हिंदी वालों से क्यों कहा जाता है कि अगर आपके बच्चे की कुल वोकैबुलरी 250 शब्दों की है तो हम 250 शब्दों में महाभारत रामायण सब उनके लिए लिख दें? नहीं लिखेंगे हम, हमारा भी स्वाभिमान है, हम जो चाहेंगे लिखेंगे। आप ऊंचे उठिए, आप हमको पकड़िए, और अगर नहीं उठ सकते हैं तो फिर पड़े रहिए, कुछ और सस्ता चटपटा साहित्य ढूंढ लीजिए। हम कौन आपके पीछे भाग के आ रहे हैं कि हमको पढ़ो। लेकिन बहरहाल हिंदी के पाठक जिंदा रहे, हिंदी साहित्य जिंदा रहे, ये मेरी शुभकामना है। जी, तो ये कहना चाहता हूँ मैं आखिर में सारे श्रोताओं की तरफ से, दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, इतने सारे सवालों के उत्तर दिए, और उम्मीद करता हूँ मैं सभी लोगों को ये सारी बातचीत अच्छी लगी होगी। और सब लोगों से मैं ये आग्रह भी करूंगा जो इस कार्यक्रम में दिलचस्पी रखते हैं, इस लेखक से बातचीत में दिलचस्पी रखते हैं, उनसे कि जितना संभव हो सके आप सवाल पहले भेज दिया करें, ताकि मैं सारे सवाल, ज्यादा से ज्यादा सवाल ले सकूं। ये इंटरनेट की वजह से जैसे मैं देख रहा था इसमें असीम अग्रवाल कोई शिवानी जी पर सवाल किया था, लेकिन अब वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं उससे नहीं ले पा रहा हूँ। तो मेरी मजबूरी समझेंगे, और पाठकों से यही मैं अपील करूंगा कि वो पहले अपने सवाल भेज दें। और मैं फिर से एक बार मृणाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ, राजपाल एंड सन्स का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरी ओर से भी सबका बहुत आभार, और पल्लव जी खासकर आपका, आप इतनी अच्छी पत्रिका बनास निकाल रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं।